Hello everyone, welcome to my channel. Today topic is import trade प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंट। यानी इम्पोर्ट ट्रेड क्या है, उसकी क्या प्रोसीजर है और क्या डॉक्यूमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इम्पोर्ट ट्रेड क्या है। इम्पोर्ट ट्रेड क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने का एक मोड है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के कितने तरीके हैं, यानी कितने तरीके से हम अदर कंट्री के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले दो मोड थे अपने पास, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू हम यानी इंडियन किसी दूसरी कंट्री के साथ में क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। बाकी और भी मोड है, जैसे लीजिंग है, लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजी है, ट्रंकी प्रोजेक्ट हैं। ये सारे तरीके भी क्या हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के हैं। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करने के इन सभी तरीकों में से, इन सभी मोड में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे स्टार्टिंग के दो मोड हैं, एक है इंपोर्ट ट्रेड और दूसरा है एक्सपोर्ट ट्रेड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंपोर्ट ट्रेड को हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्या कोई भी पर्सन मुंह उठाकर चलेगा और किसी भी वस्तु का इंपोर्ट कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इंपोर्ट करने के लिए आपको इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, यानी गवर्नमेंट से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट है। प्लस साथ में आपको एक सेट ऑफ प्रोसीजर है, उसको फॉलो करके ही आप गुड्स एंड सर्विसेज को फॉरेन कंट्री से परचेज कर सकते हो, यानी इंपोर्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो का टॉपिक अपने पास इंपोर्ट ट्रेड क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है और उसमें कितने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट ट्रेड क्या है, उसकी क्या तो प्रोसीजर है और क्या उसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंपोर्ट ट्रेड क्या है, उसकी प्रोसीजर क्या है, यानी किन स्टेप को फॉलो करके इंडिया, हम क्या मानेंगे अपने आप को, इंडिया के रेजिडेंट्स मानेंगे। इंडिया के रेजिडेंट्स यानी आज हम क्या बनेंगे, इंपोर्टर बनेंगे। हमें कुछ गुड्स हैं जो अदर कंट्री से, यानी इंडिया को छोड़ करके रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करने हैं, परचेज करने हैं। तो इंपोर्ट ट्रेड की हम प्रोसीजर देखेंगे और उसमें यूज होने वाले डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हम क्या करते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग करने हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं विद इन वन कंट्री, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड या फिर नेशनल लेवल ट्रेड। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, यानी इंडिया रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, तो उस ट्रेड को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड। तो हमने इधर लिखा, देखो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। या तो गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो सकती है नेशनल लेवल पर, और या फिर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हो सकती है इंटरनेशनल लेवल पर। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग हुई नेशनल लेवल पर, तो उसके लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, परचेज एंड सेल। अगर गुड्स को हम बाय कर रहे हैं तो परचेज वर्ड यूज होगा, विद इन वन कंट्री की बात हो रही है। और अगर गुड्स एंड सर्विसेज को हम बेच रहे हैं तो सेल्स वर्ड का यूज किया जाएगा। इंटरनेशनल लेवल में क्या होगा कि मान लो हम इंडिया के रेसिडेंट्स हैं, हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से यूएसए को चूज करते हैं। हम इंडिया यूएसए के साथ में ट्रेड कर रहा है, उस ट्रेड को क्या बोलते हैं, उस ट्रेड को इंटरनेशनल लेवल का ट्रेड या फिर एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं। यहां पर अपने को क्या है, देखो, ये जो परचेज वर्ड है ये किसको सब्सटीट्यूट, परचेज वर्ड को सब्सटीट्यूट करके इंपोर्ट वर्ड यूज किया गया और सेल्स वर्ड को सब्सटीट्यूट करके एक्सपोर्ट को यूज किया गया। अगर इंडिया का कोई बिजनेसमैन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से, मान लो हमने यूएसए को चूज किया, यूएसए की कंट्री से, यूएसए के बिजनेसमैन से अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। और अगर इंडिया का कोई बिजनेसमैन यूएसए के किसी बिजनेसमैन को कोई गुड्स बेच रहा है तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। यानी नेशनल लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करने के लिए हम परचेज और सेल्स वर्ड को यूज करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करने के लिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वर्ड को यूज करते हैं। अब देखो, इंपोर्ट को और एक्सपोर्ट को, इन दोनों में से गवर्नमेंट किसको बढ़ावा देगी? इंपोर्ट में देखो गवर्नमेंट क्या है, इधर गवर्नमेंट बैठी है, मैंने दो इमोजी बनाई है। गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्ट को बड़ी गुस्से की नज़र से देखती है। तूने क्यों मंगवाई गुड्स,
यहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, एक्सपोर्ट को बड़े खुश नज़र से देख रही है। बहुत अच्छा किया आपने गुड्स मंगवा के। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को अगर कोई भी पर्सन, अगर इंडिया का रेजिडेंस, इंडिया का कोई भी बिजनेसमैन अगर गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहा है मान लो यूएसए से, तो यूएसए को उसको फॉरेन करेंसी चलेगी। यूएसए की करेंसी कौन सी है? डॉलर। तो इंडिया के बिजनेसमैन को जो गुड्स उसने इंपोर्ट की हैं यूएसए से, उसके बदले में उसको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी एक तरीके से क्या हुआ है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ी है। फॉरेन करेंसी में पेमेंट करने की वजह से गवर्नमेंट के पास, इंडियन गवर्नमेंट के पास जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व थे वो कम हो गए। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या है, इस इंपोर्टर को गुस्से की नज़र से देखती है। अब गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को बहुत हैप्पी, बहुत प्यार की नज़र से देखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई बिजनेसमैन अदर कंट्रीज के साथ, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री में मान लो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उससे क्या होगी, फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। अगर फॉरेन करेंसी रिसीव होगी तो गवर्नमेंट के फॉरेन जो रिजर्व हैं, फॉरेन करेंसी के रिजर्व हैं, वो अप होंगे, तो गवर्नमेंट क्या होगी, फुल हैप्पी होगी। इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपोर्टर के ऊपर बैन लगाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कोटा डिसाइड करती है, पाबंदी लगाती है। और गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को क्या करती है, प्रमोट करती है कि खूब दबा गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करो, एक्सपोर्ट करो। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इसी इंपोर्ट को पढ़ेंगे आज हम, कि ये जो इंपोर्ट ट्रेड है, इस इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर क्या है। क्या कोई भी पर्सन सुबह उठा और चल पड़ा कि मेरे को तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में से किसी भी कंट्री को इंपोर्ट करनी है, एक्सपोर्ट करनी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ सेट ऑफ प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, देखिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है। किसके लिए, किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, इस इंपोर्टर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। और प्रमोट किसको करेगी, इस एक्सपोर्टर को प्रमोट करेगी। तो मैंने इस स्लाइड में क्या बताया है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं नेशनल लेवल पर, तो वर्ड यूज होते हैं परचेज और सेल। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो वर्ड यूज होते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट इंपोर्ट को हमेशा क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, उसके ऊपर पाबंदी लगाती है, कोटा डिसाइड करती है, यानी लिमिट डिसाइड करती है। और एक्सपोर्टर को गवर्नमेंट क्या करती है, हमेशा प्रमोट करती है कि एक्सपोर्टर भाई साहब आप प्रमोट करिए, हम आपको खूब सब्सिडी देंगे, खूब फाइनेंशियल हेल्प देंगे। तो ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है कि इसको गुस्से की नज़र से देखती है और इसको प्यार भरी नज़र से देखती है। क्यों? क्योंकि इंपोर्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज अदर कंट्री से मंगवाई हैं, तो उसके बदले में फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। इसलिए इंडिया के फॉरेन जो रिजर्व हैं वो कम हो जाएंगे। एक्सपोर्टर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करेगा, यानी एक्सपोर्ट करेगा, उसके बदले में इस एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी रिसीव होगी। इस फॉरेन करेंसी से जो गवर्नमेंट है उसके फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ जाएंगे। इसलिए इसको गुस्से की नज़र से देखती है और इसलिए इसको प्यार भरी नज़र से देखती है। अब बात अपने पास टॉपिक है इंपोर्ट ट्रेड का, हमें फोकस आज इसके ऊपर करना है, इस इंपोर्ट के ऊपर। और नेक्स्ट वीडियो है अपनी एक्सपोर्ट की प्रोसीजर और एक्सपोर्ट में यूज होने वाले डॉक्यूमेंट्स में। तो आज हम देखेंगे कि ये जो इंपोर्ट है, इस इंपोर्ट ट्रेड को करने की क्या तो प्रोसीजर है, क्या इसमें इंपोर्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या है। उससे पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट बताती हूँ। देखो, हम इंडिया की रेजिडेंट्स हैं, इंडिया को छोड़ करके बाकी जितनी भी कंट्री है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। क्योंकि कई बार रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अपने सामने आ जाए और ना पता चले। तो इंडिया क्या है, इंडिया जिसके हम रेजिडेंट्स हैं। बाकी किसी भी कंट्री के साथ अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो सारी कंट्री रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में आती है। रेस्ट ऑफ इन सभी कंट्री में से मान लो हम यूएसए के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडिया क्या है, होम कंट्री। इंडिया क्या है, इंडिया है अपनी होम कंट्री, और यूएसए क्या है, होस्ट कंट्री, यानी जहां पर हम अपना बिजनेस करेंगे। इस यूएसए के साथ हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो इंडिया होम कंट्री कहलाएगी और यूएसए होस्ट कंट्री कहलाएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ये जो इंपोर्ट है इसकी जो प्रोसीजर है, इस इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर क्या है। आज की वीडियो का ये सबसे और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। देखो, आज की वीडियो और कल की वीडियो, ये दोनों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोनों में से इंपोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड में से दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। क्वेश्चन पेपर चाहे कोई भी हो, कॉमर्स का पीजीटी लेवल का पेपर चाहे कोई भी हो, लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% बनेगा। तो अब हम देखते हैं कि इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर क्या है।
अब देखो इस स्लाइड में हम देखेंगे कि इंपोर्ट ट्रेड की क्या प्रोसीजर है। कुछ सेट हैं पहले से ही स्टेप, उन स्टेप को फॉलो करके ही हम अदर कंट्री से यानी फॉरेन कंट्री से यानी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इंपोर्ट कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। अब आप बोलोगे ये आपने क्या शो कर दिया, ये तो हम तो ऐसे ही सिंगल ही समझ लेते। देखो अगर अपन इसको डायग्राम से समझेंगे ना तो ईजिली समझ आ जाएगा, ऐसे अपने को नहीं पता चलता अगर अपन पैराग्राफ में पढ़ते हैं। तो पैराग्राफ में हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो नोट कर देना, जैसे जैसे मैं स्टार्टिंग करती हूँ वहाँ से नोट करना। सबसे पहले एक पर्सन होता है इम्पोर्टर। हम क्या बनेंगे, हम आज इस वीडियो में बनेंगे इम्पोर्टर। हम इंडिया के रेजिडेंट्स हैं और हम हैं इम्पोर्टर। हम गुड्स इंपोर्ट करेंगे कौन सी कंट्री से, मान लो यूएसए से। तो यूएसए क्या है, एक्सपोर्टर, और इंडिया वाले क्या हैं, हम हैं इम्पोर्टर। तो अपने को क्या चाहिए थे, अपने को कुछ गुड्स मंगवानी है। गुड्स में मान लो क्या मंगवाओगे आप गाड़ी मंगवा लो, आप फ़ोन मंगवा लो। मान लो हम गाड़ी मंगवाना चाहते हैं, हम फ़ॉरेन की एक गाड़ी है, मान लो BMW है, उसको हम इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मान लो उस कंट्री से हम क्या करते हैं, मान लो जो BMW बनाती है उस कंट्री से, उस कंट्री के जो वहाँ के बिजनेसमैन है वहाँ से हम कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें इतनी गाड़ियाँ चाहिए और इस सेगमेंट की गाड़ी चाहिए। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले एक इम्पोर्टर एक एक्सपोर्टर से क्या करेगा, ट्रेड इंक्वायरी करेगा। तो फर्स्ट नंबर स्टार्ट होता है, पहला नंबर इंपोर्ट प्रोसीजर में पहला स्टेप है ट्रेड इंक्वायरी। एक इंपोर्टर क्या करता है, एक एक्सपोर्टर से अपनी जो गुड्स बाय करना चाहता है, जो इंपोर्ट करना चाहता है, उसकी इंक्वायरी लेगा कि मुझे इस टाइप की गुड्स चाहिए, ये उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, ये उसका क्या है सेगमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्सपोर्टर ने जितनी ट्रेड इंक्वायरी इंपोर्टर ने की थी उसको फ़ोन पे बता दिया कि हमारे पास इसी सेगमेंट की गाड़ी है और हम आपको क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बात से सेटिस्फाई हो जाता है तो इंपोर्टर कहाँ जाता है, भागा भागा जाता है DGFT के पास, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। अब आप बोले यहाँ क्यों जाएगा, अब पहला स्टेप था ट्रेड इंक्वायरी, सेकंड स्टेप अपने पास 2 नंबर स्टेप है इंपोर्ट लाइसेंस। देखो कुछ वर्ड आपको नहीं समझ आ रहे होंगे बट मैं आपको बोल के बता दूंगी ताकि आप नोट डाउन अच्छे से कर पाओ। पहला स्टेप है ट्रेड इंक्वायरी, सेकंड स्टेप है कि इंपोर्टर DGFT के पास जाएगा, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड के पास। ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ये डिपार्टमेंट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को लाइसेंस प्रोवाइड करता है किस चीज़ का, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने का, यानी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करने का। तो इंपोर्टर DGFT के पास जाता है, क्या चाहिए उसको, इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए क्योंकि उसको गुड्स यहाँ से यहाँ इंपोर्ट करवाने हैं। अब उसको मान लो इंपोर्ट करवाने हैं, DGFT के पास गया, DGFT के ने कुछ डॉक्यूमेंट कुछ प्रोसीजर बताई, वो इसने फॉलो की, इसको क्या मिल गया, इस पर्सन को मिल गया इंपोर्ट लाइसेंस। अब ये पर्सन तैयार हो गया। सबसे पहला काम इसका ट्रेड इंक्वायरी का, सेकंड काम है इसका कि मैं सबसे पहले लाइसेंस तो लूँ। क्या पता मेरे को लाइसेंस ही ना मिले तो मैं कहाँ से क्या कर पाऊँगा, इंपोर्ट कर पाऊँगा। तो ये इसको लाइसेंस मिल गया, ये इंपोर्टर क्या हो गया, ये इंपोर्टर हो गया हैप्पी। अब इंपोर्टर क्या करता है, एक्सपोर्टर को थर्ड स्टेप है अपने पास, थर्ड स्टेप ध्यान देना, प्लेस ऑर्डर और इंडेंट। देखो ऑर्डर ऑब्लिक इंडेंट इसलिए लगाया है कि अगर विद इन कंट्री यानी अगर नेशनल लेवल पर हम गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं, इसी ऑर्डर वर्ड को सब्सटीट्यूट कर दिया इंडेंट से। अगर लेवल कौन सा, इंटरनेशनल लेवल पर हम बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ऑर्डर वर्ड को हम क्या बोलेंगे, इंडेंट। तो हमने क्या कर दिया, प्लेस ऑर्डर लगा दिया या फिर हमने इंडेंट लगा दिया। ऑर्डर और इंडेंट वर्ड दोनों का मीनिंग एक ही है। ये नेशनल लेवल पर यूज होता है और ये इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड करते हैं, उस टाइम पर ऑर्डर की जगह यूज करते हैं। तो पहले स्टेप में हमने ट्रेड इंक्वायरी की, फिर उसके बाद हम भागे भागे DGFT के पास गए, लाइसेंस लेके आए, इंपोर्ट लाइसेंस। लाइसेंस मिलने के बाद हमने इसको फ़ोन किया एक्सपोर्टर को, एक्सपोर्टर भाई साहब हमें इतनी गाड़ियाँ और इस सेगमेंट की क्या कर देना, आप हमें डिलीवर कर देना। हमने इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद ये एक्सपोर्टर क्या इतना कहने से इसको गाड़ियाँ भेज देगा, नहीं, क्योंकि इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते। अब मान लो 2 ऑप्शन हैं, एक है कि अगर मान लो इंपोर्टर ने जो गुड्स एक्सपोर्टर ने जो गुड्स इंपोर्टर ने मंगवाई थी वो भेज भी दी और ये पेमेंट करने से मना कर दे कल, या अपना फ़ोन बंद कर ले, तो क्या करेगा बेचारा एक्सपोर्टर, कहाँ जाएगा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि मान लो ये पहले पेमेंट कर दे इंपोर्टर और कल ये एक्सपोर्टर अपना फ़ोन बंद कर ले,
इसकी तो पेमेंट गई ना। मान लो इसने 50 लाख रुपए एडवांस में भेज दिए, 50 लाख रुपए लेकर एक्सपोर्टर ने अपना फ़ोन बंद कर लिया और गुड्स भी नहीं भेजी, इंपोर्टर को नुकसान हो गया। देखो नुकसान दोनों तरफ से हो रहा है। इंपोर्टर को नुकसान हो जाएगा अगर इसने गुड्स नहीं भेजी, एक्सपोर्टर को नुकसान हो जाएगा कि अगर इंपोर्टर ने पेमेंट नहीं करी तो मैं कहाँ जाऊँगा। इसके लिए इंपोर्टर क्या करता है, ये एक्सपोर्टर क्या करता है, इस इंपोर्टर से कुछ गारंटी मांगता है कि कुछ तो गारंटी दो कि आप मेरे को ये पेमेंट कर दोगे तभी तो मैं आपको गुड्स डिलीवर करूँगा। तो ये इंपोर्टर अब भागा भागा कहाँ जाता है बेचारा, परेशान ही रहता है बेचारा। ये इंपोर्टर कहाँ जाता है, इंपोर्टर जाता है अपने बैंक के पास। हम ले लेते हैं, मान लो इंपोर्टर का बैंक है SBI बैंक। ये इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, SBI बैंक के पास, कि SBI बैंक मैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करवाना चाहता हूँ, बाइंग करवाना चाहता हूँ। मैंने लाइसेंस ऑलरेडी ले लिया है। मैं क्या करना चाहता हूँ, इंपोर्ट करना चाहता हूँ कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को, मान लो USA से। तो अब क्या चाहिए, अब मेरे को LC की रिक्वायरमेंट है। ये LC के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है। देखो ये जितने भी स्टेप लिखे ना मैंने, ये सारे इसकी प्रोसीजर में आते हैं। बट जहाँ भी ग्रीन से लिखे हुए मैंने, जहाँ मैंने ग्रीन से शो किया है, ये इसकी प्रोसीजर में है। बट अपनी जो बुक्स में इंपोर्ट ट्रेड की जो प्रोसीजर दे रखी है उसमें इंक्लूड नहीं है। बट अपने को देखना है, पहले स्टेप में हमने ट्रेड इंक्वायरी की, सेकंड स्टेप पर लाइसेंस लिया, थर्ड स्टेप पर हमने ऑर्डर लगा दिया कि हमें लाइसेंस तो मिल गया, अब हमने ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद इंपोर्टर क्या करता है, इंपोर्टर बैंक के पास जाता है और SBI को बोलता है कि मेरे को एक LC चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट। LC है क्या, LC एक डॉक्यूमेंट है, पेमेंट की गारंटी का डॉक्यूमेंट है। LC इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को क्या करेगा, पे देगा। इंपोर्टर ने अपने बैंक को अप्लाई किया कि मुझे एक LC चाहिए। इंपोर्टर को LC मिल गई, बोले हाँ आपके बिहाफ पर हम आपको LC दे देंगे, ठीक है। अब इंपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर के बैंक को क्या करेगा, ये जो LC यहाँ इसने क्या किया था, अप्लाई किया था, ये LC इसको इशू कर देगा। क्योंकि रियल में LC गारंटी तो एक्सपोर्टर को ही चाहिए ना। तो एक्सपोर्टर को तो ना तो ये पर्सन आपस में जानते हैं, अगर जानते हैं मान लो बाई कॉल से जानते हैं तो भी गारंटी तो नहीं दे रहे ना एक दूसरे को। तो गारंटी के तौर पर इधर एक्सपोर्टर का एक्सपोर्ट बैंक आता है और इंपोर्टर का इंपोर्ट बैंक आता है। इंपोर्टर के बैंक ने इंपोर्टर के बिहाफ पर एक LC, एक लेटर ऑफ क्रेडिट किसको इशू कर दिया, एक्सपोर्ट बैंक को। ये डॉक्यूमेंट क्या गारंटी देता है, ये डॉक्यूमेंट ये गारंटी देता है कि अगर इंपोर्टर ने टाइम पर पेमेंट नहीं करी तो एक्सपोर्टर आपकी पेमेंट हम करेंगे, हम यानी SBI करेगा। तो फोर्थ स्टेप में आता है कि इशू कर दिया LC इशू कर दिया। किसने इशू किया है, ये ध्यान रखना, LC इशू कौन करता है, इंपोर्टर का बैंक करता है और एक्सपोर्टर के बैंक को करता है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन डायरेक्ट पुट हो चुके हैं पेपर में। अब देखो यहाँ पर LC इशू होगी। अब एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर तक ये न्यूज़ पहुँचाता है। देखो ये वाला स्टेप है, फिफ्थ स्टेप। ये एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्ट तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि हमें LC मिल चुका है, हमें पेमेंट की गारंटी मिल चुकी है, आप गुड्स एंड सर्विसेज को बनाइए और इंपोर्टर को क्या कर दीजिए, डिलीवर कर दीजिए। अब एक्सपोर्टर भाई साहब में जोश आ गया, बोलते ठीक है रेडी। अब एक्सपोर्टर क्या करता है, अगर ये सारा काम खुद करेगा, कि ऑर्डर भी खुद लेगा, गुड्स को बनाएगा भी खुद, गुड्स को क्या है शिपिंग कंपनी तक भी खुद पहुंचाएगा, इतने सारे काम अगर एक्सपोर्टर करेगा तो प्रोडक्शन कब करेगा। तो इसके लिए एक्सपोर्टर एक पर्सन को क्या करता है, अपॉइंट करता है, अपॉइंट फॉरवर्डिंग एजेंट। अपॉइंट क्या करता है, फॉरवर्डिंग एजेंट। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि फॉरवर्डिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है, एक्सपोर्टर करता है या इंपोर्टर करता है। तो फॉरवर्डिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट हमेशा एक्सपोर्टर करता है। क्यों, क्योंकि एक तरीके से ये इसका हेल्पर के तौर पर काम करता है, इसका असिस्टेंट बनकर काम करेगा। एक्सपोर्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना शुरू किया और बना करके एक एजेंट अपॉइंट किया, उस एजेंट का नाम रखा गया फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट ने क्या किया, देखो यहाँ से ये जितने एरो डायरेक्ट जा रहे हैं ना, देखो एक तो ये क्या है, जिगजैग एरो है, ये हम वापस आएंगे तब के हैं। अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जितने स्ट्रेट फॉरवर्ड एरो हैं, अपॉइंटमेंट किया किसका, फॉरवर्डिंग एजेंट का, ये वाला एरो से, ठीक है। अब फॉरवर्डिंग एजेंट क्या करेगा, शिपमेंट ऑफ गुड्स, जिन गुड्स को एक्सपोर्टर ने बता दिया कि ये गुड्स हैं, फॉरवर्डिंग एजेंट, और ये गुड्स आपको शिपिंग कंपनी तक पहुंचाने हैं। फॉरवर्डिंग एजेंट ने ओके किया और अपने उन गुड्स को लिया और शिपमेंट कर दिया गुड्स का। गुड्स को किसको दे दिया, शिपिंग कंपनी को दे दिया, जहाजी कंपनी को दे दिया। अब जहाजी कंपनी का जो कैप्टन है
वो कैप्टन इन गुड्स को एक्सेप्ट करता है, गुड्स देखता है कि इतनी यूनिट्स गुड्स की हैं, पूछता है कि कहाँ डिलीवर करनी है, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, यहाँ तक रोको एक बार। अब गुड्स को एक्सपोर्टर से शिपिंग कंपनी तक पहुँचाने का जितना काम हुआ है वो आता है 5th प्रोसीजर में, अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने क्या किया गया है कि शिपमेंट का और गुड्स का एक्सपोर्ट करने का पूरा अरेंजमेंट किया है। हालांकि एक्सपोर्टर ने ये काम फॉरवर्डिंग एजेंट की हेल्प लेकर किया है, लेकिन काम तो इसी के बिहाफ पर हुआ है ना। तो देखो हम क्या है, अब तक हमने 5 स्टेप किए। पहले स्टेप में इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर से ट्रेड इंक्वायरी की, उसके बाद इंपोर्टर भागा भागा DGFT के पास गया लाइसेंस लेने के लिए, फिर बेचारा भागा भागा घर आता है, फिर देखता है इतनी देर में एक्सपोर्टर ने बोला कि क्या गारंटी है तेरी कि मैं आपको गुड्स डिलीवर करूं और आप मेरे को पेमेंट कर दोगे, आपकी क्या गारंटी है। फिर जाता है बेचारा भागा भागा, फिर इंपोर्टर भागा भागा, इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है कि SBI मेरे को एक LC की रिक्वायरमेंट है, आप मेरे बिहाफ पर एक LC एक्सपोर्टर के बैंक के ऊपर लिखो कि गारंटी, अगर मान लो अगर मैं पेमेंट ना करूं तो मेरे बिहाफ पर आप पेमेंट कर दोगे, इस चीज़ की गारंटी देता है ये LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। ये एक डॉक्यूमेंट होता है। एक्सपोर्टर का बैंक ये इन्फॉर्मेशन किसको दे देता है, ये कंफर्मेशन देता है एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर में जोश आ गया कि हाँ अब तो कंफर्मेशन मिल गई, अब मैं गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करूँगा। अब ये यहाँ से गुड्स यहाँ जाएगा तो उसको तो टाइम लग जाएगा, फिर बेचारा ये प्रोडक्शन कब करेगा। तो ये क्या करता है, एक एजेंट को अपॉइंट करता है, फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट किया, फॉरवर्डिंग एजेंट को। इस फॉरवर्डिंग एजेंट ने शिपमेंट कर दिया पूरा गुड्स, किसको, शिपिंग कंपनी को सौंप दिया कि ये लो शिपिंग कंपनी, ये गुड्स USA से इंडिया को भेजना है। इस 5th प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। अब तक हमने सिर्फ 5 स्टेप किए। अब देखो, अब शिपिंग कंपनी का ओनर, शिपिंग कंपनी का कैप्टन एक डॉक्यूमेंट देता है, ध्यान से सुनना, डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, किस चीज़ की ओनरशिप की, इतना सामान, मान लो 10 यूनिट है, 10 गाड़ियां हैं जो कहाँ जा रही है, जो USA से इंडिया को जा रही है। तो बिल ऑफ लेडिंग, जहाजी कंपनी में जितना सामान रखा गया है उसकी क्या है, एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। और ये बिल ऑफ लेडिंग जिस पर्सन के पास होगा, ये शिपिंग कंपनी का कैप्टन बोलता है कि ये बिल ऑफ लेडिंग जो भी पर्सन मेरे को इंडिया में दिखाएगा मैं उसको क्या दे दूंगा, इसकी ओनरशिप दे दूंगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था पेपर में कि बिल ऑफ लेडिंग क्या है। पहला, बिल ऑफ लेडिंग इशू कौन करता है, बिल ऑफ लेडिंग जहाजी कंपनी का कैप्टन इशू करता है। ये क्या डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है कि जहाजी कंपनी में एक्सपोर्टर ने जो यूनिट मेरे को एक्सपोर्ट करने को दी है उसकी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। जहाजी कंपनी के कैप्टन ने बोला कि जो पर्सन इंडिया के अंदर मुझे बिल ऑफ लेडिंग का डॉक्यूमेंट दिखाएगा मैं उसको इस गुड्स की जो मेरी जहाज में रखा गया था इसकी ओनरशिप दे दूंगा। अब बिल ऑफ लेडिंग को फॉरवर्डिंग एजेंट लेता है, क्योंकि गुड्स भी तो फॉरवर्डिंग एजेंट नहीं रखे थे शिप के अंदर। अब फॉरवर्डिंग एजेंट क्या है, इस बिल ऑफ लेडिंग को लेता है और लेकर के किसके पास आता है, अपने ओनर के पास आता है, एक्सपोर्टर के पास आता है। फॉरवर्डिंग एजेंट का एक काम हो रहा है बीच में, काम क्या था कि इस फॉरवर्डिंग एजेंट ने इस जहाजी कंपनी को जो गुड्स भेजा है वो गुड्स मान लो सी वे से जाए या फिर एयर वे से जाए, यानी या तो समुद्री रास्ते से जाएगा या फिर एयर के थ्रू जाएगा, एयर वे से जाएगा, चाहे कोई भी वे हो। हम यहाँ पर शिपिंग कंपनी ले रहे हैं, यानी हम गुड्स को किसके थ्रू भेज रहे हैं, जहाज के थ्रू भेज रहे हैं। तो शिपिंग कंपनी ने बिल ऑफ लेडिंग लेने के बाद फॉरवर्डिंग एजेंट का एक काम होता है, क्या चीज़ का काम है, मरीन इंश्योरेंस करवाना। मरीन इंश्योरेंस किस चीज़ का है, इंश्योरेंस है, लेकिन मरीन इंश्योरेंस, अगर कोई भी गुड्स या सर्विसेज पानी के थ्रू यानी पानी के रास्ते से, सी वे से अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है तो समुद्र में लहरें तो उठेंगी, तो अपने को चांस है कि क्या पता रास्ते में गुड्स डैमेज हो जाएं, क्या पता शिप डूब जाए। उसके लिए फॉरवर्डिंग एजेंट इस गुड्स का जो इस शिपिंग कंपनी में रखा गया है इसका क्या करवाता है, इंश्योरेंस करवाता है। तो बात ये आती है कि बिल ऑफ लेडिंग कौन तैयार करता है, शिपिंग कंपनी का ओनर यानी शिपिंग कैप्टन तैयार करेगा। दूसरा पॉइंट, मरीन इंश्योरेंस कौन प्रिपेयर करता है, कौन करवाता है, मरीन इंश्योरेंस करवाता है फॉरवर्डिंग एजेंट। अब फॉरवर्डिंग एजेंट ने 2 डॉक्यूमेंट दिए एक्सपोर्टर को, एक तो ये बिल ऑफ लेडिंग दिया और साथ में मरीन इंश्योरेंस भी दे दिया।
अब एक्सपोर्टर के पास डॉक्यूमेंट आते हैं। अब बारी आती है एक्सपोर्टर की, कि एक्सपोर्टर अपने पेपर तैयार करेगा और वो पेपर तैयार करके किसको भेजेगा, इंपोर्टर को भेजेगा। अब देखो, अब इंपोर्टर ने अब 6th प्रोसीजर देखो, 6 नंबर पे अपने पास है, 6th नंबर पे अपने पास ऑब्टेन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करेगा एक्सपोर्टर। उन डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग, ये रहा बिल ऑफ लेडिंग। दूसरा है इनवॉइस, यानी इनवॉइस क्या है, इनवॉइस एक बिल है जिसमें लिखा है कि कितनी यूनिट, कितनी क्वांटिटी, कितनी, सब कुछ उस बिल के अंदर लिखा रहेगा, उस इनवॉइस में लिखा रहेगा, उस गुड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। एक तैयार करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है। किस टाइप का डॉक्यूमेंट है ये बिल ऑफ एक्सचेंज? एक लेटर है, एक बिल है जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के ऊपर लिखता है कि भाई साहब मैंने आपको गुड्स भेज दिए, इतनी क्वांटिटी का और इतनी अमाउंट का ये बिल है, इतने अमाउंट का आपका गुड्स हुआ है, आप मेरे को इतनी पेमेंट दे दीजिएगा। ये बिल ऑफ लेडिंग इस चीज़ का है। बाकी हम इनको 1 बाय 1 आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, बट एक बार शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। तो क्वेश्चन अगर यहाँ पर बनता है कि पूछा जा सकता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार कौन करता है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है एक्सपोर्टर। 3 डॉक्यूमेंट हो गए अब तक। बिल ऑफ लेडिंग तैयार करेगा जहाजी कंपनी का कैप्टन। मरीन इंश्योरेंस कौन करवाएगा? फॉरवर्डिंग एजेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन तैयार करेगा? बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करेगा एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ये तीनों डॉक्यूमेंट और इनके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट भी हैं इंपॉर्टेंट, वो हम बाद में नोट्स में देखेंगे स्लाइड में आके। इन सभी डॉक्यूमेंट को तैयार करेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार किसने किए? एक्सपोर्टर ने। एक्सपोर्टर ने ये डॉक्यूमेंट तैयार करके किसको भेज दिए? एक्सपोर्टर अपने बैंक को भेज देता है। एक्सपोर्टर का बैंक, अब ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ पर आते हैं इंपोर्टर बैंक के पास में। 5 स्टेप हम पढ़ चुके थे। 6 स्टेप हमने पढ़ा कि डॉक्यूमेंट तैयार किए थे किसने? एक्सपोर्टर ने। अब ये सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर से एक्सपोर्टर के बैंक के पास आएंगे और एक्सपोर्टर के बैंक से किसके पास आएंगे? इंपोर्टर के बैंक के पास। तो 7th नंबर स्टेप क्या है अपने पास? दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड टू इंपोर्टर बैंक। इंपोर्टर के बैंक के पास में ये जो इंपोर्टर था इसका ये बैंक है, इसके पास में आगे 7 नंबर पर। अब देखो ये डॉक्यूमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ आई, ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, एक है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ये डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या है, वो हम देखेंगे बाद में, बट शॉर्ट में बताती हूँ। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट का मतलब है कि जैसे ही आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिया तो गारंटी दी थी ना भाई साहब आपने, तो पेमेंट करो। अब डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट मिलेंगे एट ए टाइम पेमेंट करो। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लीजिए, पेमेंट आप बाद में कर दीजिएगा। ये हम आगे देखेंगे बाद में, बट अभी देखो एक्सपोर्टर के बैंक ने इंपोर्टर के बैंक के पास में ये सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए जो किसने तैयार किए थे? एक्सपोर्टर ने तैयार किए थे। अब ये सारे डॉक्यूमेंट किसके पास जाएंगे? ये सारे इंपोर्टर के बैंक से डॉक्यूमेंट इंपोर्टर के पास जाएंगे कि इंपोर्टर भाई साहब ये लो आपके सारे डॉक्यूमेंट जो किसने भेजे हैं? जो एक्सपोर्टर ने भेजे हैं आपके ऊपर लिख के, आपके ऊपर तैयार करके। तो ये देखो अब हमारी जिगजैग लाइन स्टार्ट हो गई ना। जिगजैग लाइन देखो यहाँ से स्टार्ट थी जब हम वापस चले थे यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये डॉक्यूमेंट इसके पास में आए। अब इंपोर्टर ने, जैसे एक्सपोर्टर ने अपना सारा काम करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया था फॉरवर्डिंग एजेंट, उसी तरीके से इंपोर्टर ने अपना सारा काम करने के लिए एक पर्सन अपॉइंट किया। उस पर्सन का नाम रखा गया क्लियरिंग एजेंट, क्योंकि अब क्या करना है? अब इसको क्लियरिंग कराना है, इसको गुड्स क्लियर करने हैं। देखो ये जो शिपिंग कंपनी का ओनर था ना, जो कैप्टन था, जैसे ही इसने बिल ऑफ लेडिंग फॉरवर्डिंग एजेंट को दिया, ये अपनी जहाज लेकर निकल चुका है यहाँ से। देखो मैंने इधर ऊपर एरो लगा के इधर लिखा गो। तो ये शिपिंग कंपनी का जो कैप्टन था, इस पर्सन को, फॉरवर्डिंग एजेंट को बिल ऑफ लेडिंग लेने के साथ साथ ये यहाँ से निकल चुका है। ठीक है, बाकी का काम ये साथ साथ होता रहा है। अब बात आती है अपने पास यहाँ इंपोर्टर क्या करता है। देखो यहाँ पर हमारे पास 7 स्टेप कंप्लीट हो चुके थे। 8 नंबर स्टेप में क्या करते हैं? 8 नंबर स्टेप में ये इंपोर्टर अपॉइंट ऑफ क्लियरिंग एजेंट, एक क्लियरिंग एजेंट की अपॉइंट करता है और इस क्लियरिंग एजेंट को क्या ट्रांसफ़र कर देता है? जो डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर को भेजे थे, इंपोर्टर के बैंक ने इंपोर्टर को भेज दिए ये डॉक्यूमेंट, और ये डॉक्यूमेंट अब इंपोर्टर क्या करेगा? इस क्लियरिंग एजेंट को दे देगा। पहला क्वेश्चन, क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट कौन करता है? इंपोर्टर करता है।
दूसरा पॉइंट, इंपोर्टर ये सारे डॉक्यूमेंट किसको हैंडओवर कर देगा? क्लियरिंग एजेंट को हैंडओवर कर देगा। 8 नंबर पॉइंट है, ठीक है। देखो डीजीएफटी का काम पहले ही खत्म हो गया था। अब बारी आती है 8 नंबर के बाद 9 नंबर की। सारा काम इंपोर्टर के बिहाफ पर कौन करेगा? क्लियरिंग एजेंट करेगा, क्योंकि इसको गुड्स क्लियर करवाना है किससे? इस जहाजी कंपनी जो उधर से चल पड़ी है ना, उससे लेना है। तो सबसे पहला काम 8 नंबर हो गया ना, 8 नंबर पर इस इंपोर्टर ने एक क्लियरिंग एजेंट अपॉइंट कर दिया। अब क्लियरिंग एजेंट के काम देखो, पहला काम क्या है? 9 नंबर पर है, सबसे पहले ये क्या करेगा? पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब यहाँ पर आ गया, ये जहाज चल रही थी यहाँ से, और चलते चलते कहाँ आ गई? इंडिया के अंदर आ गई। अब यहाँ से पता चला कि भाई हाँ, हमने जो गुड्स इंपोर्ट किया है, हमने यानी इंपोर्टर ने जो गुड्स इंपोर्ट किया है उसके ऊपर इतनी कस्टम ड्यूटी बनती है। तो इस क्लियरिंग एजेंट ने कस्टम डिपार्टमेंट को जितनी भी कस्टम ड्यूटी बनती थी वो पे कर दी, प्लस एक बिल ऑफ एंट्री तैयार किया गया। अब क्वेश्चन बनता है कि बिल ऑफ एंट्री कहाँ तैयार होती है? इंपोर्टर कंट्री में या फिर एक्सपोर्टर की कंट्री में? तो बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर की कंट्री में तैयार होती है, और तैयार कौन करवाता है? क्लियरिंग एजेंट तैयार करवाता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि जो बिल ऑफ एंट्री है इसकी 3 कॉपी तैयार की जाती है। इस बिल ऑफ एंट्री में लिखा क्या जाता है? इस बिल ऑफ एंट्री में लिखा जाता है कि इतनी क्वांटिटी का गुड्स है, इतनी इस क्वालिटी का गुड्स है, और इतने रुपए का गुड्स है, और इस कंट्री से आया है। यानी बिल ऑफ एंट्री में हर एक चीज़ मेंशन होती है, जो गुड्स हमने इंपोर्ट किया है उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, और उसका ओरिजिन, यानी वो गुड्स आया कहाँ से है, किस कंट्री से आया है। ये सब किससे पता चलेगा? बिल ऑफ एंट्री से पता चलेगा। इतना समझ आया? अब बिल ऑफ एंट्री का काम भी कर दिया किसने? क्लियरिंग एजेंट ने। 9 नंबर स्टेप कंप्लीट हो गया। 9 नंबर के बाद 10 नंबर काम आएगा क्लियरिंग एजेंट का। क्या? पेमेंट डॉक ड्यू। डॉक चार्जेस हैं, यानी बंदरगाह व्यय हैं। अब गुड्स हैं, जहाज़ के थ्रू आ रहा है, जहाज़ से आएगा तो बंदरगाह पे उतारेंगे उस गुड्स को, तो वहाँ पर बंदरगाह के जो डॉक चार्जेस हैं या फिर कुछ अदर उनके जो भी एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट करेगा। कौन करेगा? क्लियरिंग एजेंट करेगा। ये काम किसके बिहाफ पर हो रहे हैं? ये काम इस इंपोर्टर के बिहाफ पर हो रहे हैं। ये डॉक चार्जेस की पेमेंट करेगा। 10 नंबर स्टेप है, इसने डॉक चार्जेस की पेमेंट कर दी। अब क्या है? इसने सारा काम कर दिया इस क्लियरिंग एजेंट ने। डॉक चार्जेस की पेमेंट कर दी, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट कर दी, और कस्टम डिपार्टमेंट को एक बिल ऑफ एंट्री भी तैयार करवा लिया इसने। उसके बाद इसका काम है, इस पर्सन का काम क्या है? इस पर्सन का काम है इस बिल ऑफ लेडिंग को इस शिपिंग कंपनी के कैप्टन के सामने प्रेजेंट करना। ये बिल ऑफ लेडिंग क्या है? ये ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। कौन सी ओनरशिप? एक्सपोर्टर ने जो गुड्स शिपिंग कंपनी को यहाँ एक्सपोर्ट करने के लिए गया था उसकी ओनरशिप। अब ये जहाजी कंपनी का कैप्टन वेट कर रहा है कि कोई पर्सन जिसके हाथ में ये बिल ऑफ लेडिंग होगा, ये ओनरशिप का डॉक्यूमेंट होगा, उसको मैं ये गुड्स डिलीवर कर दूंगा। लेकिन ये जहाजी कंपनी का कैप्टन पहले ये चेक करेगा क्या कि जिस पर्सन के हाथ में वो बिल ऑफ लेडिंग है, क्या उसने डॉक चार्जेस पे कर दिए, क्या उसने कस्टम ड्यूटी पे कर दी, क्या उसके पास में बिल ऑफ एंट्री है। बिल ऑफ एंट्री तो देखेगा ना, तभी तो पे करेगा, तभी तो दिखाएगा कि कितनी क्वांटिटी का, कितनी यूनिट्स का, और किस कंट्री से इंपोर्ट करवाया है गुड्स का। अब 11 नंबर काम क्या है? 11 नंबर स्टेप में आता है, शो करेंगे बिल ऑफ लेडिंग को। हमने वो डॉक्यूमेंट लेके गए और हमने डॉक्यूमेंट दे दिया शिपिंग कंपनी के कैप्टन को कि ये लीजिए कैप्टन, इतनी क्वांटिटी का गुड्स और ये गुड्स और इस कंट्री से हमने इंपोर्ट किया था। अब शिपिंग कंपनी का कैप्टन देखेगा कि अच्छा, कस्टम ड्यूटी पे कर दी, हाँ जी कर दी, डॉक चार्जेस पे कर दिए, हाँ जी कर दिए, बिल ऑफ एंट्री में सारी इन्फॉर्मेशन राइट है, हाँ जी राइट है। सारे काम कंप्लीट होने के बाद यहाँ से क्या मिल जाएगी? ओनरशिप मिल जाएगी। किस चीज़ की ओनरशिप है? जो गुड्स हमने यहाँ से मंगवाया था उसकी। हमने यहाँ से अपने को ओनरशिप मिली, ये गुड्स यहाँ डिलीवर कर देगा। अब देखो क्वेश्चन जो पुट हुए थे वो मैंने साथ साथ बताए आपको। इस पूरी प्रोसेस को हम एक बार इन शॉर्ट फिर से रिवाइज करते हैं। पहला स्टेप, इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर को कॉल किया कि भाई साहब मुझे इतनी गुड्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी की चाहिए, आपके पास मिल जाएंगी। एक्सपोर्टर ने हाँ किया। इंपोर्टर भागा भागा किसके पास गया? डीजीएफटी के पास। क्या करने गया था? लाइसेंस लेने गया था, परमिशन लेने गया था। क्या? किस चीज़ की परमिशन? कि मैं इस कंट्री से ये गुड्स इंपोर्ट करना चाहता हूँ। जैसे इन्फॉर्मेशन मिली, घर आते ही इसका फ़ोन आ गया भाई साहब का, एक्सपोर्टर का, कि मुझे तो पेमेंट की गारंटी दो।
इंपोर्टर भागा भागा इंपोर्टर के बैंक के पास गया, यानी एसबीआई बैंक में जाता है कि मेरे को क्या चाहिए, मेरे को एक एलसी की रिक्वायरमेंट है। एलसी की कंफर्मेशन किसको दी? इंपोर्टर के बैंक ने बोला एक्सपोर्टर के बैंक को कि अगर मान लो 1% अगर इंपोर्टर पेमेंट नहीं करेगा तो पेमेंट हम करेंगे, उसके लिए हम आपको रिटर्न के अंदर एक डॉक्यूमेंट देते हैं, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। एक्सपोर्टर ने ये लेटर ऑफ क्रेडिट किसको दे दिया? एक्सपोर्टर को दे दिया। एक्सपोर्टर ने इस लेटर ऑफ क्रेडिट को देखने के बाद, कंफर्मेशन मिलने के बाद क्या कर दिया? प्रोडक्शन स्टार्ट किया, और प्रोडक्शन स्टार्ट करके फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करता है ये सारा काम करने के लिए कि ये गुड्स है और ये गुड्स आप शिपिंग कंपनी को भेजिएगा और शिपिंग कंपनी एक्सपोर्ट कर देगी। तो फॉरवर्डिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? एक्सपोर्टर करता है। अपॉइंटमेंट करने के बाद देखो हमने कितने स्टेप कर लिए? 4 स्टेप कर लिए थे। 5वें स्टेप में क्या है कि अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर ने शिपमेंट और पूरे गुड्स की एक्सपोर्ट करने की अरेंजमेंट करवाई तो किसी पर्सन के बिहाफ पर है, लेकिन करी तो एक्सपोर्टर नहीं है ना। अरेंजमेंट करने के बाद में 6 स्टेप में आता है कि ये सारे स्टेप पहले इंक्लूड होंगे। अरेंजमेंट कर दिया, गुड्स यहाँ शिपिंग कंपनी को दे दिया, शिपिंग कंपनी ने एक रिटर्न का डॉक्यूमेंट दिया, उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग, जो ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है कि इतनी यूनिट हम, यानी ये जहाजी कंपनी लेके जा रही है। ये बिल ऑफ लेडिंग क्या है? ये बिल ऑफ लेडिंग वो डॉक्यूमेंट है जो ये शो करेगा कि इतनी यूनिट्स हैं जो इस शिप के अंदर रखी हुई हैं। ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। जो पर्सन इस ओनरशिप का डॉक्यूमेंट यहाँ शो कर देगा उसी को क्या कर देगा? ये गुड्स की डिलीवरी कर देगा। यहाँ से फिर क्या है? बिल ऑफ लेडिंग और प्लस साथ में मरीन इंश्योरेंस कौन करवाएगा? फॉरवर्डिंग एजेंट करवाएगा, और ये डॉक्यूमेंट दोनों एक्सपोर्टर को ला के देगा। एक्सपोर्टर कुछ और अदर डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, तो 6 स्टेप में आएगा अपने पास ऑब्टेनिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कुछ अदर डॉक्यूमेंट तैयार करेगा और डॉक्यूमेंट तैयार करके एक्सपोर्टर के बैंक के पास भेजेगा एक्सपोर्टर, और एक्सपोर्टर के बैंक से ये डॉक्यूमेंट कहाँ आएंगे? इंपोर्टर के बैंक के पास में। इंपोर्टर के बैंक के पास में ये डॉक्यूमेंट आएंगे इंपोर्टर के पास में। 7 नंबर स्टेप कंप्लीट हुआ यहाँ पर अपना। अब ये देखो, ये डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ आ गए। अब इंपोर्टर क्या करेगा? 8 नंबर पर क्या करेगा? एक क्लियरिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट करेगा। क्लियरिंग एजेंट 9 नंबर पर एक काम करेगा। सारा काम अब क्लियरिंग एजेंट का होगा। किसके बिहाफ पर? इंपोर्टर के बिहाफ पर। कि सबसे पहले कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करेगा, साथ में बिल ऑफ एंट्री तैयार करवाएगा। किसके पास में? कस्टम डिपार्टमेंट के पास में। 3 कॉपी तैयार की जाती है इसकी। उसके बाद में 10 नंबर पे ये डॉक चार्जेस की पेमेंट करेगा, और 11 नंबर पे अब तैयार हो गया क्लियरिंग एजेंट किस चीज़ की डिलीवरी लेने के लिए? शिपिंग कंपनी से ये जो गुड्स यहाँ यूएसए से हमने मंगवाया था इंडिया के अंदर, उसकी डिलीवरी लेने के लिए, उसकी ओनरशिप लेने के लिए रेडी हो गया है भाई साहब। अब ये क्लियरिंग एजेंट क्या है? ये पर्सन है, ये क्लियरिंग एजेंट जाता है क्या चीज़ लेकर के? ये बिल ऑफ लेडिंग। ये बिल ऑफ लेडिंग, अब आप बोलोगे बिल ऑफ लेडिंग आया कहाँ से उसके पास? यहाँ से ये फॉरवर्डिंग एजेंट से एक्सपोर्टर के पास आया। एक्सपोर्टर से देखो ये रहा बिल ऑफ लेडिंग। एक्सपोर्टर से ये इंपोर्टर के बैंक के पास, इंपोर्टर के पास, और उसके बाद क्लियरिंग एजेंट के पास। और क्लियरिंग एजेंट ने ये डॉक्यूमेंट शिपिंग कंपनी के कैप्टन को दिखा दिया और बोला कि ये लो, ये इतनी इतनी क्वांटिटी का और इतनी यूनिट्स का हमने क्या मंगवाया था? गुड्स मंगवाए थे। तो यहाँ से इस क्लियरिंग एजेंट को ओनरशिप मिल जाती है गुड्स की। ओनरशिप लेके ये किसको दे देता है? इंपोर्टर को देता है, और इसके बदले में ये क्या लेता है? कुछ कमीशन लेता है। तो ये अपनी पूरी इंपोर्ट प्रोसीजर है जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन जो पुट हो चुके हैं, बिल ऑफ लेडिंग तैयार कौन करता है? जहाजी कंपनी। मरीन इंश्योरेंस कौन करवाता है? फॉरवर्डिंग एजेंट। बिल ऑफ एक्सचेंज कौन तैयार करता है? एक्सपोर्टर का बैंक। किसके ऊपर? बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करता है एक्सपोर्टर। किसके ऊपर लिखता है ये बिल? इंपोर्टर के ऊपर लिखता है। फॉरवर्डिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? एक्सपोर्टर। क्लियरिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? इंपोर्टर। डीजीएफटी क्या है? डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, जो कि क्या करता है? इंपोर्टर को या फिर एक्सपोर्टर को इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस प्रोवाइड करता है। शिपिंग कंपनी किस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पर ओनरशिप सामने वाले पर्सन को देगा? इस बिल ऑफ लेडिंग के बिहाफ पर। देखो क्लियरिंग एजेंट ने बिल ऑफ लेडिंग शो किया, तभी क्या कर दी? शिपिंग कंपनी ने उस गुड्स की ओनरशिप जो यूएसए से इंडिया में लेके आया था उसको दे दी। तो ये क्वेश्चन इसके अंदर मैक्सिमम बनते हैं। अब हम देखेंगे कि जितने भी पॉइंट यहाँ पर यूज हुए हैं, यानी पहली प्रोसीजर से लेकर 1 से लेकर के 11 तक, अब इन सभी प्रोसेस को हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब एक तरीके से पैराग्राफ में हम नोट्स में देखते हैं अब क्या है।
तो पहली प्रोसीजर अपने पास ट्रेड इंक्वायरी, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट स्लाइड में हमने इंपोर्ट ट्रेड की कंप्लीट प्रोसेस को एक डायग्राम के थ्रू देखा था, अब हम उसको डिटेल में देखते हैं। तो प्रोसीजर ऑफ इंपोर्ट ट्रेड, सबसे पहले प्रोसेस में आता है पहला स्टेप ट्रेड इंक्वायरी। हम हैं इंडिया के रेजिडेंट्स और हम हैं इंपोर्टर। हम अपने आप को क्या मानते हैं? इंडिया के रेजिडेंट्स हैं और हम इंपोर्टर हैं, और हमने यूएसए की कंट्री से क्या करना है? कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? हम यूएसए के बिजनेसमैन से क्या करेंगे? जो गुड्स हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके रिगार्डिंग इंक्वायरी करेंगे कि हमें इस टाइप का गुड्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी का चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, तो क्या हमें उस बिजनेसमैन से मिल सकता है? तो इंडिया का एक बिजनेसमैन है, उसने कॉल किया यूएसए के बिजनेसमैन को कि यूएसए वाले भाई साहब, मेरे को इतनी क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का, इस प्राइस के अंदर ऐसा गुड्स चाहिए, क्या आप मुझे अवेलेबल करा सकते हो? तो यूएसए वाले भाई साहब ने बोला हाँ जी, हमारे पास इसी क्वालिटी का और इतनी ही क्वांटिटी का गुड्स हम आपको क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्टर यानी हम, यानी इंडिया वाले, यानी इंडिया के रेजिडेंट्स यूएसए के बिजनेसमैन से, यूएसए के ट्रेडर से एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि हमें इतनी प्राइस का, इस क्वालिटी का, इतनी क्वांटिटी का, और किस पेमेंट पर पेमेंट का मोड क्या होगा। ये सारी ट्रेड इंक्वायरी हम किससे लेते हैं? एक्सपोर्टर से लेते हैं, यानी यूएसए के बिजनेसमैन से लेते हैं। अब यूएसए के बिजनेसमैन ने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जो आपने उनसे मांगी। अगर हम यूएसए वाले पर्सन से उसकी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हैं तो हम क्या कर देंगे? हम तैयार हो जाएंगे कि हम यूएसए के बिजनेसमैन से क्या करेंगे, यानी यूएसए कंट्री से हम गुड्स को इंपोर्ट करेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट। अब आपने डिसीजन तो ले लिया कि हम गुड्स इंपोर्ट करेंगे, और कहाँ से करेंगे? यूएसए से करेंगे। तो क्या कोई भी पर्सन कभी भी, कितनी भी क्वांटिटी का और किसी भी गुड्स का किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकता है? ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स ही ऐसी छोड़ रखी हैं जो आप विदाउट लाइसेंस किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हो, वरना आपको अगर किसी अदर कंट्री से कुछ गुड्स इंपोर्ट करने हैं तो आपको उसके लिए पहले लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। तो एक मान लो हम मिस्टर ए को लेके चलेंगे। मिस्टर ए क्या करना चाहता है? इंपोर्ट करना चाहता है। तो मिस्टर ए भागा भागा आता है घर पे आते ही उसको पता चलता है कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड स्टेप क्या है कि ऑब्टेन इंपोर्ट लाइसेंस, कि उसको इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। वो विदाउट लाइसेंस यूएसए से गुड्स का इंपोर्ट नहीं कर सकता। सेकंड, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो आपको लाइसेंस कौन सी बॉडी प्रोवाइड करती है? तो एक बॉडी है DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। इस बॉडी का क्या काम है? इसका काम है कि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करना। सेकंड पॉइंट, रीजनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या कर देती है? एक कोड देती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर देती है, और ये कोड नंबर आपके पास होना ज़रूरी है अगर आप अदर कंट्री के साथ में ट्रेड कर रहे हो। तो सेकंड स्टेप में क्या था? पहले स्टेप में हम ट्रेड की इंक्वायरी करते हैं सामने वाले बिजनेसमैन से, यानी यूएसए के पर्सन से। सेकंड स्टेप में हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइसेंस कौन सी बॉडी प्रोवाइड करती है? DGFT करती है। कौन सी बॉडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड प्रोवाइड करती है? वो है रीजनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब लाइसेंस भी ले लिया। अब देखो, हमने इंक्वायरी भी कर ली, हमने DGFT से लाइसेंस भी ले लिया। अब हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब हमने घर आके वापस यूएसए के बिजनेसमैन को कॉल किया कि यूएसए वाले भाई साहब, हमें क्या चाहिए? हमें गुड्स चाहिए, इतनी क्वांटिटी और इस क्वालिटी के गुड्स चाहिए। तो उसको हम, दो तरीके हैं ये बताने का तरीका, पहले बाद में तरीके देखेंगे। पहले देखो थर्ड स्टेप, प्लेसिंग एन इंडेंट और ऑर्डर। ऑर्डर और इंडेंट वर्ड एक ही है। अगर हम इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो उसमें हम ऑर्डर वर्ड यूज करते हैं कि हमने इतनी क्वांटिटी का ऑर्डर लगा दिया परचेज करने के लिए। उसी ऑर्डर वर्ड को इंटरनेशनल बिजनेस में रिप्लेस किससे कर दिया? इंडेंट से कर दिया। यानी ऑर्डर वर्ड रिप्लेस करके हमने इंडेंट वर्ड को यूज कर लिया। तो इंटरनेशनल ट्रेड की लैंग्वेज में ऑर्डर को क्या बोलते हैं? ऑर्डर लगाने को इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इंडेंट वाला कि इंटरनेशनल ट्रेड की लैंग्वेज में ऑर्डर लगाने को क्या कहा जाता है? इंडेंट कहते हैं। तो ये इंडेंट कितने टाइप्स का है? इंडेंट है दो टाइप्स का, या तो ओपन इंडेंट होता है
या फिर क्या होता है, क्लोज इंडेंट होता है। अब ओपन इंडेंट और क्लोज इंडेंट में फ़र्क क्या है? ओपन इंडेंट एक ऐसा इंडेंट है, एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें हम एक्सपोर्टर को, सामने वाली कंट्री जो हमें एक्सपोर्ट करेगी यानी यूएसए, हम यूएसए के बिजनेस को कॉल करते हैं और बताते हैं कि हमें इतनी क्वांटिटी का और इस क्वालिटी का गुड्स इंपोर्ट करना है। तो हम क्या दे रहे हैं, सिर्फ उसको मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हमने क्या चीज़ बताई, 2 से 3 चीज़ बताई कि इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट चाहिए और इस क्वालिटी का चाहिए। बाकी हम एक्सपोर्टर के ऊपर छोड़ देते हैं कि एक्सपोर्टर भाई साहब यानी यूएसए वाले भाई साहब, जैसा आपको लगे आप उस क्वालिटी का प्रोडक्ट, सिर्फ हमने क्या बताई, क्वांटिटी और क्वालिटी, बाकी सब चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो इस इंडेंट को हम बोलते हैं ओपन इंडेंट। ओपन इंडेंट वो इंडेंट है जिसमें मेंशन लिटिल इन्फॉर्मेशन लाइक क्वांटिटी और क्वालिटी बता दी है और हमने बाकी की इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर छोड़ दी, उस यूएसए वाले भाई साहब के ऊपर छोड़ दी। सेकेंड इंडेंट क्या है, क्लोज इंडेंट। इस इंडेंट के अंदर इंपोर्टर यानी हम यूएसए के बिजनेसमैन को हर एक चीज़ मेंशन करके देंगे कि हमें इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, इस क्वालिटी का, इतनी क्वांटिटी का, ये प्राइस होनी चाहिए और हर चीज़ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इस कंपनी का प्रोडक्ट होना चाहिए। हर चीज़ हम उस इंडेंट के अंदर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो इस स्लाइड में हमने इंपोर्ट ट्रेड के 3 स्टेप पढ़े। सबसे पहले ट्रेड इंक्वायरी करेंगे, दूसरा हमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए, थर्ड, ये बॉडी ध्यान में रखना आप DGFT, थर्ड हम ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इंक्वायरी की थी, ऑर्डर नहीं लगाया था। थर्ड स्टेप में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे कि यूएसए वाले भाई साहब इतनी क्वांटिटी का और इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमें भेज देना, आप डिलीवर कर देना। अब ये बात भी ठीक है, डिलीवर भी कर देगा, उसने हाँ भर ली यूएसए वाले भाई साहब ने, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत है पेमेंट की। अगर यूएसए वाले भाई साहब ने आपको गुड्स भेज दिया और कल आप पेमेंट करने से मना कर दिया तो वो कहाँ जाएगा। दूसरा रिस्क क्या है कि मान लो हमने पेमेंट एडवांस में कर दी और कल यूएसए वाले भाई साहब ने हमें गुड्स ना भेजा तो हम कहाँ जाएंगे। तो दिक्कत तो दोनों तरफ से आ रही है, दिक्कत इंपोर्टर को यानी हमें भी है और दिक्कत एक्सपोर्टर को यानी यूएसए वाले भाई साहब को है। तो उसके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाला, उस सोल्यूशन को हम चौथे स्टेप में देखेंगे। तो हमने अभी तक इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर में 3 स्टेप पढ़े हैं, ट्रेड की इंक्वायरी, ऑब्टेन लाइसेंस और थर्ड क्या है, ऑर्डर हमने प्लेस कर दिया। अब हमें होगी किसकी रिक्वायरमेंट, अब हमें होगी पेमेंट की रिक्वायरमेंट कि पेमेंट की गारंटी कौन देगा। अब फोर्थ स्टेप हमारे पास इशूड लेटर ऑफ क्रेडिट। अब ये सबसे पहले अपने को देखना है कि ये एलसी क्या होती है। लेटर ऑफ क्रेडिट एक डॉक्यूमेंट है, क्या डॉक्यूमेंट है, गारंटी का डॉक्यूमेंट है। और लेटर ऑफ क्रेडिट, क्वेश्चन ये पूछा गया था एग्जाम में कि लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कौन करता है। तो इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसेस के अंदर लेटर ऑफ क्रेडिट यानी एलसी इशू करता है इंपोर्टर का बैंक। मैंने आपको उस डायग्राम में अच्छे से बताया था कि जब इंपोर्टर को गुड्स इंपोर्ट कराने होते हैं तो लाइसेंस मिलने के बाद वो ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद यानी इंडेंट लगाता है, वो लगाने के बाद फोर्थ स्टेप आता है कि वो अपने बैंक के पास में जाता है। बात किसकी आती है, दिक्कत आती है पेमेंट की। ना तो इंपोर्टर्स एडवांस में पेमेंट कर सकता है, क्यों, क्योंकि रिस्क है कि क्या पता एक्सपोर्टर गुड्स भेजे या ना भेजे। ना ही सामने वाला पर्सन यानी यूएसए का बिजनेसमैन एक्सपोर्ट करता है गुड्स को, क्यों, क्या पता हम कल पेमेंट से मना कर दें। तो दोनों की दिक्कत का सॉल्यूशन एक निकलता है और सॉल्यूशन है एलसी यानी गारंटी डॉक्यूमेंट। एलसी इशू कौन करता है कि इंपोर्टर अपने बैंक के पास जाता है, यानी इंडिया का बैंक है, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक। तो मिस्टर ए एसबीआई बैंक के पास में जाता है कि एसबीआई बैंक, मैं कुछ गुड्स यूएसए से इंपोर्ट कराना चाहता हूँ और इंपोर्टर मैं हूँ और लेकिन एक्सपोर्टर यूएसए की कंट्री है तो वो मेरे को गुड्स नहीं भेज रहा। रीज़न क्या है, क्योंकि पेमेंट की गारंटी नहीं है। तो आप हमारे बीच का एक इंटरमीडिएटर बन जाइए। तो इंडिया की तरफ से यानी हमारी तरफ से यानी मिस्टर ए की तरफ से गारंटी का काम कौन करेगा, इंपोर्टर का बैंक करेगा यानी एसबीआई बैंक। मान लो एसबीआई बैंक ने एक एलसी इशू किया, एक लेटर ऑफ क्रेडिट तैयार किया, उसमें ये गारंटी दी गई किसको, एक्सपोर्टर को ये गारंटी दी गई कि एक्सपोर्टर भाई साहब अगर मिस्टर ए आपको पेमेंट करने से मना करता है तो उसकी पेमेंट मैं करूँगा, यानी उसकी पेमेंट की गारंटी मैं लेता हूँ। आप जो गुड्स मिस्टर ए इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना चाहता है उसको आप डिलीवर कर दीजिए गुड्स को। तो इस बात की गारंटी का डॉक्यूमेंट है एलसी डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन पूछा गया था कि एलसी इशू कौन करता है, एलसी इशू करता है इंपोर्टर का बैंक।
अब इंपोर्टर के बैंक ने एलसी इश्यू कर दी, किसके पास जाएगी? वो जाएगी एक्सपोर्टर के यानी यूएसए वाले भाई साहब के बैंक के अंदर। डायरेक्ट यूएसए के बिजनेसमैन के पास वो एलसी नहीं जाएगी, एलसी जाएगी यहाँ से। एलसी इशू की है इंपोर्टर के बैंक यानी एसबीआई बैंक से। तो एसबीआई तो जो यूएसए के अंदर यूएसए का बैंक है, यूएसए का जो टॉप बैंक होगा यानी जो भी नाम मेंशन किया होगा एलसी के अंदर, वो एलसी उसके पास जाएगी। एक्सपोर्टर का बैंक वो लेटर ऑफ क्रेडिट किसको देगा? एक्सपोर्टर को देगा कि एक्सपोर्टर इंडिया से क्या है कि एक एलसी आई है और ये पेमेंट की गारंटी दी गई है कि आप गुड्स को भेज दीजिए, डिलीवरी करते ही आपको पेमेंट मिल जाएगी, ये चीज़ की गारंटी देता है। तो पहली बात एलसी इशू बाय इंपोर्टर बैंक, ये नोट करना है आपको। सेकंड क्या है कि एलसी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट ये प्रोमिस देता है एक्सपोर्टर को कि अगर आपको पेमेंट नहीं मिली इंपोर्टर की तरफ से तो आपको पेमेंट कौन करेगा? इंपोर्टर का बैंक यानी एसबीआई बैंक करेगा। ठीक है, इस बात से सेटिस्फाई हो गया। एक्सपोर्टर को एलसी मिल गई और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब एक पॉइंट यहाँ पर आता है कि मार्जिन मनी। अब ये मार्जिन मनी क्या होता है? देखो, मिस्टर ए एसबीआई बैंक के पास भी गया कि एसबीआई बैंक आप मेरे बिहाफ पर यानी मेरी गारंटी लीजिए मेरे पेमेंट की, तभी तो यानी ना तो इंडिया का बिजनेसमैन यूएसए के बिजनेसमैन को जानता, दोनों अननोन है आपस में। तो गारंटी के तौर पर काम किसने किया है? इंडिया के एसबीआई बैंक ने। तो क्या एसबीआई बैंक मिस्टर ए के लिए फ्री में काम कर देगा? नहीं करेगा। बैंक किसी के लिए फ्री में काम नहीं करते, बदले में क्या लेंगे? चार्जेस लेंगे। तो एसबीआई बैंक बोलता है कि मिस्टर ए मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन आप कुछ अमाउंट सबमिट करा दीजिए। कल को क्या पता आप भाग गए, कल को क्या पता आप फ्रॉड कर गए, तो मैं घर से तो मैं भी नहीं मुड़ूंगा, क्योंकि मैंने गारंटी दी है सामने वाली पार्टी को कि मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो जो मनी मिस्टर ए से एसबीआई बैंक ने एडवांस में ले ली है, एक लमसम अमाउंट ले ली है एलसी को इशू करने के एवज में एसबीआई बैंक ने मिस्टर ए से जो अमाउंट एडवांस में ले ली है उस अमाउंट को बोलते हैं मार्जिनल मनी। मार्जिन मनी क्या है कि इंपोर्टर का बैंक, इंपोर्टर क्या करता है? इंपोर्टर बैंक में कुछ अमाउंट इंपोर्टर डिपॉजिट करता है। इंपोर्टर का बैंक कौन सा था? एसबीआई बैंक। इंपोर्टर क्या करता है? इंपोर्टर बैंक में कुछ अमाउंट क्या करता है? डिपॉजिट करता है। उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? इस लाइन को इरेज कर दीजिएगा, जैसे मैं बोलती हूँ वैसे नोट कीजिएगा। इंपोर्टर यानी मिस्टर ए एसबीआई बैंक में एलसी इशू करने के एवज में जो अमाउंट जमा करवाता है, जो डिपॉजिट करवाता है, उस अमाउंट को क्या बोलते हैं? मार्जिन मनी बोलते हैं। यानी बैंक अपने पास मार्जिन रख रहा है कि कल क्या पता मिस्टर ए फ्रॉड कर जाए तो हम कहाँ जाएंगे? घर से तो हम भी पे नहीं करेंगे। अब बारी आती है कि एलसी कितने टाइप्स की होती है। एलसी इश्यू तो कर रहा है एसबीआई बैंक, एलसी इश्यू कर रहा है, लेकिन एलसी भी दो तरीके की होती है। एक होती है डॉक्यूमेंट्री एलसी और एक होती है क्लीन एलसी। डॉक्यूमेंट्री एलसी कौन सी है? डॉक्यूमेंट्री एलसी क्या बोलती है कि देखो, जब गुड्स की पूरी अरेंजमेंट हो जाएगी यूएसए की बिजनेसमैन की तरफ से, ध्यान देना, यूएसए का बिजनेसमैन जब पूरे गुड्स को तैयार करके डिलीवर कर देगा इंडिया के लिए, उस टाइम पर पेपर भी तो तैयार करेगा ना एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्टर ने यानी यूएसए के बिजनेसमैन ने पेपर तैयार किए, सारे पेपर, यानी उसमें बिल ऑफ लेडिंग भी होगी, उसमें मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी भी होगी, उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज भी होगा, उसमें इनवॉइस भी होगा। तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो यूएसए के बिजनेसमैन ने जो गुड्स एक्सपोर्ट किया है, इंडिया ने जो गुड्स इंपोर्ट करना चाहती है, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट तैयार किए थे, वो सारे डॉक्यूमेंट, दो ऑप्शन हैं, या तो सीधे इंपोर्टर के बैंक के पास आएंगे या फिर सीधे इंपोर्टर के पास आएंगे। अगर वो सारे डॉक्यूमेंट भेजेगा कौन? एक्सपोर्टर अपने बैंक को भेजेगा, एक्सपोर्टर बैंक को। एक्सपोर्टर बैंक से वो डॉक्यूमेंट या तो सीधे इंपोर्टर के बैंक में आएंगे और या फिर सीधे वो डॉक्यूमेंट किसके पास आएंगे? इंपोर्टर के पास आएंगे। दोनों ऑप्शन में देखो, अगर एक्सपोर्टर का बैंक, सारे डॉक्यूमेंट किसके पास आएंगे? आप एक बार डायग्राम में देखिए, एक्सपोर्टर ने सारे डॉक्यूमेंट तैयार किए, भेजे किसको? एक्सपोर्टर के बैंक के पास। एक्सपोर्टर के बैंक के पास से वो सारे डॉक्यूमेंट या तो इंपोर्टर के बैंक के पास आएंगे और या फिर सीधे इंपोर्टर के पास आएंगे। डॉक्यूमेंट्री एलसी बोलती है कि एक्सपोर्टर बैंक से सारे के सारे डॉक्यूमेंट यानी बिल ऑफ लेडिंग, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारे डॉक्यूमेंट आएंगे इंपोर्टर के बैंक के पास में।
क्लीन एलसी क्या बोलती है कि मामला बिल्कुल क्लीन है, बैंक कोई हेडेक नहीं लेगा। बैंक ने एलसी इशू कर दी, बैंक ने क्लीन एलसी इशू की है। जितने भी एक्सपोर्टर के बैंक से जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे वो सारे सीधे इंपोर्टर के पास चले जाना, इंपोर्टर बैंक अपने पास नहीं मंगवाएगा। तो डॉक्यूमेंट्री एलसी बोलती है कि एक्सपोर्टर के बैंक से यानी एक्सपोर्टर की तरफ से आए हुए सारे डॉक्यूमेंट पहले इंपोर्टर के बैंक के पास में आएंगे। क्लीन एलसी क्या बोलती है कि हमें हेडेक लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बैंक यहाँ बोलता है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हों सारे इंपोर्टर के पास भेज देना। तो एलसी क्लियर हुई आपको। अब हम देखते हैं कि फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुआ, हमने एलसी इशू कर दी बैंक ने, इंपोर्टर के बैंक ने, एसबीआई बैंक ने एलसी इशू कर दी। एलसी रिसीव भी हो गई, किसको? एलसी रिसीव होगी एक्सपोर्टर के बैंक को, और एक्सपोर्टर के बैंक ने वो एलसी किसको दे दी? एक्सपोर्टर को दे दी। अब एक्सपोर्टर क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। अब एक्सपोर्टर में जोश आ गया। अब यूएसए के बिजनेसमैन में जोश आ गया और वो क्या करता है? वो अपना जो भी यूनिट है उसका प्रोडक्शन शुरू करता है। उस प्रोडक्शन को क्या करता है? एक्सपोर्ट करने की तैयारी में लग जाएगा। तो फिफ्थ स्टेप है कि अरेंजमेंट एंड शिपमेंट ऑफ गुड्स बाय एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर के द्वारा गुड्स को अरेंज किया गया और गुड्स को शिप में रखवा दिया गया। अब सारा काम गुड्स को बना भी एक्सपोर्टर रहे, गुड्स को भेज भी एक्सपोर्टर रहे, शिपिंग का काम सारा वही करेगा, तो बेचारा प्रोडक्शन कब करेगा? इतनी सारी एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके लिए एक्सपोर्टर ने एक पर्सन को अपॉइंट किया था, उस पर्सन का नाम क्या था? फॉरवर्डिंग एजेंट। इस काम के लिए एक्सपोर्टर एक फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट करता है और वो फॉरवर्डिंग एजेंट उस गुड्स को जो यूएसए के बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट करना है उस सारे गुड्स को कलेक्ट करेगा और कलेक्ट करके उस गुड्स को किसके पास लेके जाएगा? शिपिंग कंपनी के पास लेके जाएगा। शिपिंग कंपनी का कैप्टन एक क्या देगा? एक डॉक्यूमेंट देगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग उस गुड्स का ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है जो जहाज़ के अंदर हमने रख दिया है इंडिया जाने के लिए। तो बिल ऑफ लेडिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि बिल ऑफ लेडिंग कौन प्रिपेयर करता है? बिल ऑफ लेडिंग प्रिपेयर करता है शिपिंग कंपनी का कैप्टन। सेकंड क्वेश्चन है फॉरवर्डिंग एजेंट है वो अपॉइंट कौन करेगा? एक्सपोर्टर अपॉइंट करेगा। फॉरवर्डिंग एजेंट का काम है कि एक्सपोर्टर से गुड्स को लिया और शिपिंग कंपनी में रख दिया। एक काम और है फॉरवर्डिंग एजेंट का। फॉरवर्डिंग एजेंट कंप्लीट वर्क करेगा कहाँ से? एक्सपोर्टर से शिपिंग कंपनी तक के माल पहुंचाने तक। शिपिंग कंपनी का कैप्टन इस फॉरवर्डिंग एजेंट को एक डॉक्यूमेंट देता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग। फॉरवर्डिंग एजेंट इस बिल ऑफ लेडिंग को लेता है कैप्टन से और किसको दे देता है? एक्सपोर्टर को देता है। लेकिन साथ में एक काम और करता है फॉरवर्डिंग एजेंट। वो काम क्या है? ये तैयार करता है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये मरीन इंश्योरेंस है, यानी जब गुड्स मान लो सी वेज से जा रहा है या फिर एयर वे से जा रहा है, हम सी वेज को ले रहे हैं, तो क्या पता लहरों की वजह से जहाज़ डूब जाए, कुछ गुड्स डैमेज हो जाए, इसलिए ये क्या ले लेता है? इंश्योरेंस करवा लेता है और उसको क्या बोलते हैं? मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। तो शिपमेंट ऑफ गुड्स को शिपमेंट करता है और मरीन इंश्योरेंस लेता है और बिल ऑफ लेडिंग, इन दोनों डॉक्यूमेंट को, ये दोनों डॉक्यूमेंट किसको दे देता है? ये डॉक्यूमेंट तैयार कौन करता है? शिपिंग कंपनी का कैप्टन। ये डॉक्यूमेंट यानी मरीन इंश्योरेंस तैयार कौन करता है? कौन तैयार करता है? फॉरवर्डिंग एजेंट तैयार करता है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट ये फॉरवर्डिंग एजेंट अपने पॉकेट में डालता है और किसको दे देता है? कि एक्सपोर्टर को दे देता है। अब बारी आ गई एक्सपोर्टर की। एक्सपोर्टर के पास अब दो डॉक्यूमेंट हो गए। एक्सपोर्टर इन दोनों डॉक्यूमेंट तो ये प्लस में खुद तैयार करता है इनवॉइस और एक तैयार करता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब बात आ गई इनवॉइस क्या है? इनवॉइस एक तरीके का बिल है। इनवॉइस के अंदर लिखा है कि इतनी क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का, इतनी यूनिट है, ये प्राइस है, ये सारी इंफॉर्मेशन इनवॉइस में लिखी होती है। दूसरा है हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज। ये डॉक्यूमेंट क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक लेटर है जो सेलर बायर के ऊपर लिखता है। अब बात यहाँ पर सेलर बायर की नहीं है, बात यहाँ पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर की है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक एक्सपोर्टर एक इंपोर्टर के ऊपर लिखता है, उस डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पहले बिल ऑफ एक्सचेंज को ही देखेंगे, बट अभी देखो फॉरवर्डिंग एजेंट को अपॉइंट किया था एक्सपोर्टर ने। इसने क्या काम किया? दो काम किया। एक तो मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी करवाई इसने, दूसरा सारा गुड्स इसने एक्सपोर्टर से लेकर के शिपिंग कंपनी को दे दिया। इस फॉरवर्डिंग एजेंट ने ये दोनों डॉक्यूमेंट किसको दे दिए? ला करके एक्सपोर्टर को दे दिए।
एक्सपोर्टर भाई साहब यानी यूएसए वाला बिजनेसमैन, उसने ये 2 डॉक्यूमेंट तो थे ही, साथ में 2 डॉक्यूमेंट और तैयार किए, एक तो इनवॉइस और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या डिटेल में, बट ये दोनों डॉक्यूमेंट और तैयार करते हैं। तो एट प्रेजेंट एक्सपोर्टर के हाथ में 4 डॉक्यूमेंट हैं, बिल ऑफ लेडिंग, मरीन इंश्योरेंस, इनवॉइस और बिल ऑफ एक्सचेंज। ये चारों डॉक्यूमेंट एक एनवेलप के अंदर डालेगा और किसको भेज देगा, अपने बैंक के पास भेज देगा। एक्सपोर्टर ये सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर अपने बैंक के पास भेज देगा, और एक्सपोर्टर का बैंक ये सारे डॉक्यूमेंट किसको भेजेगा, इंपोर्टर के बैंक के पास में भेजेगा। अगर कौन सी एलसी है, डॉक्यूमेंट्री एलसी है। अगर एलसी थी क्लीन तो एक्सपोर्टर का बैंक वो सारे डॉक्यूमेंट सीधे किसके पास भेज देगा, इंपोर्टर के पास भेज देगा। तो यहां तक समझ आया, हमने अब तक 5 प्रोसेस किए बस। अब हम सबसे पहले देखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। अब देखो हम बिल ऑफ एक्सचेंज को देखते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो एक सेलर के द्वारा एक बायर के ऊपर लिखा जाता है, कि सेलर बोलता है कि मैंने आपको इतनी क्वांटिटी का और ये गुड्स इतनी अमाउंट का मैंने आपको सेल किया है, मैंने आपके ऊपर एक बिल लिखा है कि आप इस बिल के ऊपर एक्सेप्टेंस दीजिए, यानी अपने साइन कीजिए। किसको बोलता है, इंपोर्टर को बोलता है, यानी किसको बोलता है, बायर को बोलता है। हम पहले इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज में एक सेलर एक बायर के ऊपर एक बिल लिखता है, एक डॉक्यूमेंट रिटर्न देता है, यानी एक तरीके से बायर से गारंटी की पेमेंट की गारंटी लेता है कि आप इतने टाइम बाद यानी आफ्टर 2 मंथ आफ्टर 3 मंथ आप मेरे को पेमेंट कर दीजिएगा। उसमें सामने बायर क्या करेगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज सेलर से बायर के पास आएगा, बायर साइन करेगा और अपनी एक्सेप्टेंस दे करके वापस सेलर के पास भेज देगा। तो सेलर के पास एक रिटर्न गारंटी डॉक्यूमेंट है, किसका लिया हुआ, किसके साइन है उसके ऊपर, बायर के हैं। इसी प्रोस्पेक्ट को हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो इंपोर्टर के द्वारा तैयार किया जाता है, और इंपोर्टर इसको तैयार करके किसके पास भेजेगा, एक्सपोर्टर तैयार करके इसको भेजेगा इंपोर्टर के पास। अब देखो मैंने इधर क्या लिखा, सबसे पहले एक्सपोर्टर इंपोर्टर को क्या करता है, गुड्स भेजता है नंबर 1 पर। गुड्स भेज दिए, मान लो गुड्स भेजे हैं 20 लाख के। अब 20 लाख के गुड्स के ऊपर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट तैयार करेगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। 20 लाख का एक बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार किया एक्सपोर्टर ने और इंपोर्टर के पास में भेज दिया कि इंपोर्टर भाई साहब, मिस्टर ए, आप इस बिल के ऊपर अपने साइन कर दीजिएगा। पहले साइन एक्सपोर्टर के होते हैं और दूसरे साइन इंपोर्टर के होते हैं। ये बिल बनाने वाला है, इसको मेकर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले साइन एक्सपोर्टर ने कर दी और उसके बाद इंपोर्टर ने ये गारंटी दे दी कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा इतने टाइम बाद। इस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर अमाउंट और मंथ मेंशन होते हैं कि आफ्टर 2 मंथ बाद पेमेंट करनी है, आफ्टर 3 मंथ बाद पेमेंट करनी है। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक रिटर्न और एक अनकंडीशनल डॉक्यूमेंट होता है जो मेकर के द्वारा, यानी इसके द्वारा जिसने बिल लिखा है, यानी एक्सपोर्टर ने यानी सेलर ने, जो मेकर के द्वारा साइन करके इंपोर्टर को क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। किसके लिए, इंपोर्टर की एक्सेप्टेंस के लिए कि इतने टाइम बाद आप मेरे को पेमेंट कर देना। ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। अब देखो 7th स्टेप आता है कि प्रोवाइड दिस डॉक्यूमेंट टू इंपोर्टर। कौन से डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट, बिल ऑफ लेडिंग, मरीन इंश्योरेंस, इनवॉइस और एक और कौन सा था, बिल ऑफ एक्सचेंज। ये सारे डॉक्यूमेंट एक एनवेलप के अंदर एक्सपोर्टर ने पैक किए और एक्सपोर्टर ने अपने बैंक को दे दिए, एक्सपोर्टर बैंक को। अब एक्सपोर्टर के बैंक के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो डॉक्यूमेंट किसको भेज देगा, अगर क्लीन एलसी थी तो किसके पास जाएंगे, सीधे इंपोर्टर के पास। अगर डॉक्यूमेंट्री एलसी थी तो किसके पास जाएंगे, इंपोर्टर के बैंक के पास। ये समझ आ गया। अब वो सारे डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर के बैंक ने कहाँ भेज दिए, इंपोर्ट कंट्री के अंदर भेज दिए हैं, यानी इंपोर्टर के पास भेज दिए। अब बात तो पेमेंट की है ना, डॉक्यूमेंट आगे तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ से सी वे से गुड्स आ रहा है, जहाज के थ्रू एक तरफ से गुड्स आ रहा है, तो दूसरी तरफ से पेमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। अब बात आती है हमारे पास डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गए, तो डॉक्यूमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं। देखो, एक है डीपी, डीपी यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। जैसे ही डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आई तुरंत पेमेंट कर देना। किसको बोल रहे हैं, इंपोर्टर को बोल रहे हैं। इंपोर्टर भाई साहब, अगर डॉक्यूमेंट है डीपी की फॉर्म में
तो डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट है, जैसे ही आपके हाथ में आएंगे आप पेमेंट कर देना तुरंत। दूसरे फॉर्म हमारे पास है DA, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, कि आप डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेना और कुछ टाइम बाद आप पेमेंट कर देना। टाइम एक्सपोर्टर ने डिसाइड कर दिया है, वो हम बाद में लिखेंगे, पहले इधर आओ। DP यानी डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, जैसे ही डॉक्यूमेंट मिले तुरंत पेमेंट कर देना, यानी कैश में पेमेंट होगी। इंपोर्टर के हाथ में डॉक्यूमेंट आए तुरंत पेमेंट कर देना। सेकंड पॉइंट, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जैसे ही आपके हाथ में डॉक्यूमेंट आते हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा और पेमेंट कुछ टाइम बाद में कर दीजिएगा। यानी पॉइंट आ गया बिल ऑफ एक्सचेंज का। यानी क्या लिखा था, इस एक्सपोर्टर ने इंपोर्टर के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था कि आप मेरे को आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 5 मंथ, आफ्टर 10 मंथ, जो भी उसमें मेंशन होगा, इस टाइम पीरियड के बाद आप मेरे को पेमेंट कर दीजिए। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करके और बाद में आप मेरे को पेमेंट कर देना। तो आप कंफ्यूज मत होना, किसके अंदर कंफ्यूज मत होना, एक तो क्लीन एलसी और डॉक्यूमेंट्री एलसी में वो बात थी डॉक्यूमेंट की, कि डॉक्यूमेंट किसके हाथ में आएंगे। ये बात है पेमेंट की, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट या फिर डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, ये बात है पेमेंट की। ठीक है, फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगी। 8 नंबर पे आता है कि अपॉइंट क्लियरिंग एजेंट, अपॉइंटमेंट करनी है क्लियरिंग एजेंट की। अब सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से बताया था कि क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट कौन करता है। क्लियरिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट देता है इंपोर्टर। अब इंपोर्टर की कंट्री में क्या आ गया, गुड्स ही वैसे आ चुका है या फिर आ रहा है, आने ही वाला है, तो इंपोर्टर के हाथ में यहाँ पर क्या आ गए, डॉक्यूमेंट आ गए। अब जैसे ही इंपोर्टर के हाथ में डॉक्यूमेंट आते हैं तो इंपोर्टर क्या करता है, एक क्लियरिंग एजेंट की अपॉइंट करता है, यानी एक पर्सन को अपॉइंट करता है। उस पर्सन को बोलते हैं क्लियरिंग एजेंट। इंपोर्टर के बिहाफ पर सारे काम कौन करेगा, ये क्लियरिंग एजेंट करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि क्लियरिंग एजेंट की अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट बाय इंपोर्टर। एंड सारे डॉक्यूमेंट किसको हैंडओवर कर देगा, इस क्लियरिंग एजेंट को हैंडओवर कर देगा। क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट कहाँ आ चुके हैं, इंपोर्टर के पास आ चुके हैं। इंपोर्टर इन सारे डॉक्यूमेंट को पहले इस पर्सन को अपॉइंट करेगा और सारे डॉक्यूमेंट इस क्लियरिंग एजेंट को दे देगा कि ये लो भाई साहब, सारे डॉक्यूमेंट हैं, इस नाम से ये डॉक्यूमेंट है, देख लो, इनको चेक कर लो अच्छे से। और पोर्ट के ऊपर यानी बंदरगाह के ऊपर सारा गुड्स मेरे नाम से आएगा और आप उसको क्या कर लेना, कलेक्ट कर लेना। तो क्लियरिंग एजेंट सारे डॉक्यूमेंट को देखता है। अब क्लियरिंग एजेंट का पहला काम क्या है, क्लियरिंग एजेंट ने सारे डॉक्यूमेंट देख लिए अच्छे से। अब क्लियरिंग एजेंट बोल देता है कि मैं आपसे इतना कमीशन लूंगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, डन। तो 8 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। 8वां स्टेप था कि हमने क्या किया है, क्लियरिंग एजेंट को अपॉइंट कर दिया। अब 9th स्टेप अपने पास आएगा कि क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा, सबसे पहले कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करेगा। देखो अब देखो नेक्स्ट 5 स्टेप क्या है कि पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड बिल ऑफ एंट्री प्रिपेयर। हमने यानी इंपोर्टर ने एक पर्सन को अपॉइंट किया था क्लियरिंग एजेंट को। अब क्लियरिंग एजेंट का सारा काम 9, 10 और 11 स्टेप सारा का सारा काम क्लियरिंग एजेंट करेगा। क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करेगा। यानी जब हम अदर कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो जब गुड्स पोर्ट पर आता है, डॉक्यूमेंट उस पर बंदरगाह पर आता है, उस टाइम पर क्या लगता है, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तभी आपको क्या मिलेंगे, गुड्स मिलते हैं, इंपोर्ट किए हुए गुड्स। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, कस्टम ड्यूटी की पेमेंट करेगा। कौन करेगा, क्लियरिंग एजेंट करेगा। सेकंड काम क्या है, क्लियरिंग एजेंट का एक बिल ऑफ एंट्री तैयार करेगा। देखो बिल ऑफ एंट्री एक डॉक्यूमेंट है जो कस्टम अथॉरिटी आपको प्रोवाइड करेगी। याद ये रखना है कि बिल ऑफ एंट्री की कितनी कॉपी तैयार की जाती है। पहली बात, बिल ऑफ एंट्री का जो डॉक्यूमेंट है वो फिल कौन करेगा, फिल करेगा क्लियरिंग एजेंट। ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कौन कराती है, कस्टम अथॉरिटी प्रोवाइड कराती है। कस्टम अथॉरिटी के द्वारा प्रोवाइड किया गया बिल ऑफ एंट्री का जो डॉक्यूमेंट है वो फिल करेगा क्लियरिंग एजेंट और उसकी 3 कॉपी फिल करेगा। ये ध्यान रखना है आपको। बिल ऑफ एंट्री क्या है, बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो ये बताएगा कि कितनी क्वांटिटी का, किस क्वालिटी का, कितनी प्राइस का,
कितनी अमाउंट का हमने गुड्स इंपोर्ट किया है और किस कंट्री से हमने वो गुड्स इंपोर्ट किया है। ध्यान रखना, बिल ऑफ एंट्री के अंदर ये मेंशन किया जाता है कि किस क्वालिटी का, कितनी क्वांटिटी का, कितनी प्राइस का अमाउंट हमने अदर कंट्री से इंपोर्ट किया है और किस कंट्री से इंपोर्ट किया है, वो बताएगा बिल ऑफ एंट्री। देखो, 3 कॉपी ऑफ बिल ऑफ एंट्री फिल बाय क्लियरिंग एजेंट। अब उसके बाद पॉइंट नेक्स्ट आता है कि कस्टम ड्यूटी पे कर दी और बिल ऑफ एंट्री तैयार कर दिया। बिल ऑफ एंट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो फिल कर दी क्लियरिंग एजेंट ने। अब बात आती है कि हमें डॉक चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। जब इंपोर्ट किया हुआ गुड्स बंदरगाह पर आता है, यानी जब डॉक के ऊपर आता है, बंदरगाह के ऊपर कुछ बंदरगाह चार्जेस लगते हैं। गुड्स को हमने वहां पर रखा है, रखने के कुछ चार्जेस लगते हैं। तो डॉक ड्यू है, यानी जो डॉक एक्सपेंसेस हैं उनकी पेमेंट कौन करेगा? उनकी पेमेंट भी ये क्लियरिंग एजेंट करेगा। तो पेमेंट डॉक ड्यू, इस यहाँ पर कितनी कॉपी पे की जाएंगी, कितनी कॉपी फिल करी जाएंगी? 2 कॉपी। 2 कॉपी ऑफ डॉक चालान। डॉक चालान की 2 कॉपी तैयार की जाएंगी। ध्यान रखना, 2 कॉपी तैयार यहाँ करते हैं और 3 कॉपी तैयार बिल ऑफ एंट्री की करते हैं। तैयार करने के बाद पेमेंट कर देगा डॉक चार्जेस के, जितने भी डॉक चार्जेस उनकी पेमेंट करने के बाद अब बारी आती है, कस्टम ड्यूटी पे कर दी, जितने भी डॉक चार्जेस थे वो पे कर दिए। अब बारी आती है गुड्स को लेने की, गुड्स की ओनरशिप लेने की। तो जो बिल ऑफ लेडिंग, ये रहा, देखो बिल ऑफ लेडिंग, जो बिल ऑफ लेडिंग जहाजी कंपनी के कैप्टन ने दिया था, वो बिल ऑफ लेडिंग किसको दिया था? फॉरवर्डिंग एजेंट को दिया था। अब हम क्या करेंगे, उस बिल ऑफ लेडिंग को शिपिंग कंपनी के कैप्टन के सामने शो करेंगे। ये बिल ऑफ लेडिंग है, इतनी क्वांटिटी का, इस क्वालिटी का प्रोडक्ट हमने कहाँ से, यूएसए से इंपोर्ट किया है, हमें इस गुड्स की क्या कर दीजिए, डिलीवरी दे दीजिए। क्या वो सिर्फ बिल ऑफ लेडिंग दिखाने से डिलीवरी दे देगा? नहीं देगा। पहले वो जितने भी नीडेड इंफॉर्मेशन है, जितने भी नीडेड डॉक्यूमेंट है, उनको देखेगा। क्या आपने कस्टम ड्यूटी पे कर दी? हमने बोला हाँ जी कर दी। क्या आपने डॉक चार्जेस पे कर दिए? हमने बोला हाँ जी कर दिए। क्या आपने बिल ऑफ एंट्री की कॉपी तैयार कर दी? हमने बोला हाँ जी कर दी। सारी इंफॉर्मेशन अगर कंप्लीट है तो जहाजी कंपनी का कैप्टन क्या करता है, आपको उस गुड्स की डिलीवरी दे देता है। किसको दिखाने पर? बिल ऑफ एंट्री लेडिंग को दिखाने पर। क्योंकि बिल ऑफ लेडिंग एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है कि जहाज में रखा हुआ गुड्स इस पर्सन का है। और टेकिंग डिलीवरी, अब क्लियरिंग एजेंट ने क्या किया, वो बिल ऑफ लेडिंग का डॉक्यूमेंट दिखाया और गुड्स की क्या ले ली, डिलीवरी ले ली। तो ये है अपनी इंपोर्ट प्रोसीजर कंप्लीट हुई। एक बार थोड़ा सा स्टार्टिंग में एक बार पढ़ते ना, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन लगते हैं। अब एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम देखते हैं, अपनी वीडियो के 2 पार्ट थे, इंपोर्टेड ट्रेड के प्रोसीजर और दूसरा था इंपोर्ट ट्रेड में यूज होने वाले डॉक्यूमेंट। अब देखो हम डॉक्यूमेंट को देखते हैं। तो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड में यूज होने वाले कुछ डॉक्यूमेंट है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है इंपोर्ट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। इंपोर्ट लाइसेंस एक डॉक्यूमेंट है। जो लाइसेंस कौन प्रोवाइड करता है? जो लाइसेंस इशू किया जाता है डीजीएफटी के द्वारा, पहला। सेकंड क्या है, बिल्कुल टू द पॉइंट चल रही हूँ, जैसे क्वेश्चन पुट होते हैं, बाकी थ्योरी नहीं पढ़ते। दूसरा हमारे पास है इंडेंट। इंडेंट का मतलब क्या है? इंडेंट का मतलब है ऑर्डर लगाना। तो इंडेंट लाइक ऑर्डर, इंडेंट एक ऑर्डर की तरीके से है। इंडेंट को मैंने आपको लास्ट स्लाइड में पढ़ा दिया है कि इंडेंट कितने टाइप के हैं और डिटेल में बताया था आपको इंडेंट के बारे में। फिर उसके बाद लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किसके द्वारा किया जाता है? इंपोर्ट बैंक, जो इंपोर्टर का बैंक है उसके द्वारा इशू किया जाता है। किसके बिहाफ पर? इंपोर्टर के बिहाफ पर। इशू किसको करते हैं? एक्सपोर्टर के बैंक को करते हैं। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज को भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। देखो, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। बाकी जिनको हमने नहीं पढ़ा है अब तक, लास्ट टू लास्ट स्लाइड में, उनको मैं डिटेल में बताऊंगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था? बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो एक्सपोर्टर के द्वारा इंपोर्टर के ऊपर लिखा जाता है। क्या, किस चीज के लिए? एक्सपोर्टर इंपोर्टर से क्या चाहता है? गारंटी चाहता है कि आप इसके ऊपर एक्सेप्टेंस दें, आप अपने साइन करें, और साइन करके इस चीज की एक्सेप्टेंस दी जाती है कि इसमें लिखी हुई अमाउंट, इस बिल ऑफ एक्सचेंज में, इस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई अमाउंट आपको इस डॉक्यूमेंट में लिखे मेंशन किए हुए टाइम पीरियड के अंदर मैं पेमेंट कर दूं। तो ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल अनकंडीशनल रिटन डॉक्यूमेंट होता है। तो अब तक हमने 4 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किया जो इंपोर्ट ट्रेड के अंदर यूज होते हैं। 5वां देखो,
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? जहाजी कंपनी के कैप्टन के द्वारा। तो बिल ऑफ लेडिंग एक ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है कि इतनी क्वांटिटी का गुड्स और इतनी प्राइस का गुड्स इस जहाज के अंदर लोड कर दिया गया है। इस चीज की गारंटी, इस चीज की ओनरशिप का डॉक्यूमेंट देता है जहाज का कैप्टन। तो बिल ऑफ लेडिंग इशू किसके द्वारा किया जाता है, यानी प्रिपेयर किसके द्वारा किया जाता है? कि ओनर ऑफ शिप, यानी शिप के ओनर के द्वारा, यानी जहाज के कैप्टन के द्वारा बिल ऑफ लेडिंग को प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद है इट इज ए ओनरशिप डॉक्यूमेंट। ये क्या है? ये ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है, यानी जहाज के अंदर इतनी क्वांटिटी का गुड्स रखा हुआ है, इस चीज की ओनरशिप का डॉक्यूमेंट है। जो भी पर्सन इंडिया के अंदर इस बिल ऑफ लेडिंग को मुझे दिखाएगा, यानी कैप्टन को दिखाएगा, मैं उसको ये गुड्स डिलीवर कर दूंगा। नेक्स्ट है मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी। बिल ऑफ लेडिंग कौन प्रिपेयर करता है? जहाजी कंपनी का कैप्टन। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ये पॉलिसी कौन लेता है? ये पॉलिसी लेता है प्रिपेयर बाय फॉरवर्डिंग एजेंट। फॉरवर्डिंग एजेंट क्या है? जो अपॉइंट किया गया पर्सन था एक्सपोर्टर के द्वारा। और ये रिस्क से बचने के लिए, क्या पता रास्ते में गुड्स, जहाज पूरी डूब जाए, कुछ गुड्स नष्ट हो जाए, इसके लिए क्या करवा लेता है? मरीन इंश्योरेंस लेता है। उसके बाद नेक्स्ट है इनवॉइस। इनवॉइस क्या है? इनवॉइस एक बिल है जो क्या उधार के अंदर गुड्स को परचेज करने पर, उधार के अंदर गुड्स को इंपोर्ट करने पर तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? एक्सपोर्टर के द्वारा। इनवॉइस क्या है? इनवॉइस एक डॉक्यूमेंट है, एक तरीके का बिल है जो प्रिपेयर किया जाता है एक्सपोर्टर के द्वारा। इसके अंदर क्या चीज मेंशन होती है? इसमें मेंशन होते हैं कि किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी है, क्या उसकी प्राइस है, सब कुछ मेंशन होता है किस चीज के अंदर? इनवॉइस के अंदर। बात ये आती है कि इनवॉइस प्रिपेयर कौन करता है? इनवॉइस प्रिपेयर करता है एक्सपोर्टर। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है एडवाइस लेटर टू इंपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का एडवाइस लेटर है, यानी एक तरीके ये क्या है कि एक्सपोर्टर के बैंक ने, यहाँ पर क्या था? एक्सपोर्टर था। एक्सपोर्टर ने सारे डॉक्यूमेंट, यानी बिल ऑफ लेडिंग, मरीन इंश्योरेंस का जो डॉक्यूमेंट था वो, इनवॉइस और बिल ऑफ एक्सचेंज, इन सबको एक एनवलप में डाला और एक्सपोर्टर ने अपने बैंक को भेजा। एक्सपोर्टर के बैंक ने वो डॉक्यूमेंट या तो डायरेक्ट इंपोर्टर के बैंक में भेज दिए या फिर इंपोर्टर के पास में भेज दिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से यहाँ आना, ये क्या कहलाता है? एडवाइस लेटर टू इंपोर्ट ट्रेड। ये क्या कहलाता है? एडवाइस लेटर टू इंपोर्ट ट्रेड कहलाता है। ये दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो डीपी या फिर डीए। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट, देखते ही पेमेंट कर देना। डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, आप डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिएगा अगर आप कुछ टाइम पीरियड बाद, यानी जो उस बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर मेंशन होगा उस टाइम पीरियड बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट है डॉक चलान। डॉक चलान क्या होता है? कि डॉक चलान पेमेंट फॉर डॉक एक्सपेंसेस। डॉक चलान क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट होता है, एक तरीके का प्रिंट किया हुआ एक पत्र होता है, एक लेटर होता है, जो कौन फिल करता है? जो या तो इंपोर्टर या फिर इंपोर्टर के बिहाफ पर अपॉइंट किया हुआ पर्सन, यानी क्लियरिंग एजेंट क्या करेगा? इसको फिल करेगा और इन सभी चार्जेस की पेमेंट करेगा। तो डॉक चालान क्या होते हैं? कि जब बंदरगाह के ऊपर गुड्स आता है, इंपोर्ट किया हुआ गुड्स जब आता है, तो उस टाइम पर डॉक के कुछ चार्जेस लगते हैं, बंदरगाह के कुछ व्यय लगते हैं। उसके लिए डॉक चालान क्या करते हैं? ये डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। फॉर पेमेंट ऑफ डॉक एक्सपेंसेस की पेमेंट के लिए डॉक चालान को प्रिपेयर करते हैं। ये डॉक एक्सपेंसेस पे कौन करेगा? ये पे करता है या तो इंपोर्टर करेगा या फिर इंपोर्टर के बिहाफ पर कौन करेगा? क्लियरिंग एजेंट करेगा। तो अब तक हमने 9 डॉक्यूमेंट कर लिए जो इंपोर्ट ट्रेड के अंदर यूज होते हैं। अब आगे देखो इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एंट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखना। देखो बिल ऑफ एंट्री है। बिल ऑफ एंट्री कब प्रिपेयर किया जाता है? ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि इंपोर्टर के द्वारा या फिर इंपोर्टर के द्वारा अपॉइंट किए हुए क्लियरिंग एजेंट के द्वारा क्या किया जाता है? फिल किया जाता है। तो बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बिल ऑफ एंट्री एक इस तरीके का क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। बिल ऑफ एंट्री बताता क्या है? प्रिपेयर बाय इंपोर्टर, ये या तो इंपोर्टर के द्वारा तैयार किया जाएगा, फिल किया जाएगा, या फिर इंपोर्टर के बिहाफ पर क्लियरिंग एजेंट के द्वारा ये डॉक्यूमेंट फिल किया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कौन करता है? ये डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है कस्टम अथॉरिटी।
मेंशन क्या किया जाता है इस डॉक्यूमेंट में, इस बिल ऑफ एंट्री के अंदर, इसमें क्या फिल करता है कौन, इंपोर्टर या फिर इंपोर्टर के बिहाफ पर क्लियरिंग एजेंट क्या इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, गुड्स की क्या क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी का गुड्स है, कितनी प्राइस का गुड्स है, कितना उसका वेट है, और उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, यानी वो किस कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया गया है। 3 टाइप ऑफ बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री है वो 3 तरीके का होता है, यानी ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये 3 तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। एक व्हाइट कलर का होता है, एक ग्रीन कलर का होता है और एक येलो कलर का होता है। अब देखो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट येलो कलर, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर का हम बिल ऑफ एंट्री कब फिल करते हैं। पहला है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। हमने कुछ गुड्स ऐसा इंपोर्ट किया है यूएसए से जो हम कंजम्पशन करना चाहते हैं, जो हम बिजनेस के पर्पज से नहीं परचेज किया गया है। ऐसा गुड्स जो हमने यूएसए से परचेज किया है होम कंजम्पशन के लिए, उस गुड्स के लिए जो बिल ऑफ एंट्री फिल किया जाता है उसका कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का पेपर होता है। वो व्हाइट कलर का पेपर होता है, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। व्हाइट कलर की बिल ऑफ क्या होती है, बिल ऑफ एंट्री होते हैं। क्या होता है बिल ऑफ एंट्री, क्या है, व्हाइट कलर का है। पे कस्टम ड्यूटी, और इस डॉक्यूमेंट को फिल करके हम कस्टम ड्यूटी पे कर देते हैं और इस सारे गुड्स की डिलीवरी हम ले लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिल ऑफ एंट्री व्हाइट कलर का होता है वो कब फिल करता है। एक इंपोर्टर व्हाइट कलर की बिल ऑफ एंट्री तब फिल करता है जब वो ऐसे गुड्स की इंपोर्ट कर रहा है जो कि होम कंजम्पशन के लिए, जो कि हम खुद कंज्यूम करना चाहते हैं, यानी हम उसको बिजनेस के पर्पज से यूज नहीं ले रहे। सेकंड है कि ऐसी बिल ऑफ एंट्री है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, यानी ऐसे गुड्स के लिए हम बिल ऑफ एंट्री फिल कर रहे हैं जो हम वेयर हाउस में रखेंगे, यानी हम उसने अब तक हमने ना तो उसकी कस्टम ड्यूटी पे की, ना कोई अदर जैसे डॉक चार्जेस हैं उनको पेमेंट किया है। यानी हमने यूएसए से जो गुड्स इंपोर्ट किया है उस गुड्स की हमने कस्टम ड्यूटी पे नहीं की, उस गुड्स की डिलीवरी हम अभी नहीं लेना चाह रहे, उस गुड्स को हम कहाँ रखना चाह रहे हैं, वेयर हाउस में रखना चाह रहे हैं। वेयर हाउस का मतलब है एक तरीके का गोडाउन है, उसको हम जो समुद्र के पास में जो गोडाउन बने होते हैं जहाँ पर इंपोर्ट किए हुए गुड्स को रखते हैं उनको बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउस आगे आएगा, देखो ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि बॉन्डेड वेयर हाउस कौन से होते हैं। बॉन्डेड वेयर हाउस वो वेयर हाउसेज होते हैं जो इंपोर्ट किए हुए गुड्स को क्या है डायरेक्ट वहां पर रखते हैं, उनको बॉन्डेड वेयर हाउस बोलते हैं। क्यों रखते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स को, क्योंकि अभी तक बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स की कस्टम ड्यूटी पे नहीं की है, उसके ऊपर जो अदर चार्जेस थे वो आपने पे नहीं किए हैं। अपने पॉइंट पर आते हैं कि बिल ऑफ एंट्री हमने तैयार की है कौन से गुड्स के लिए, वेयर हाउसिंग में रखे हुए गुड्स के लिए, यानी इंपोर्ट किए हुए गुड्स को डायरेक्ट किस में जाएगा, वेयर हाउस में जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी। तो ये किस कलर का फॉर्म होता है, ये येलो कलर का बिल ऑफ एंट्री का फॉर्म होता है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। और इम्पोर्ट ड्यूटी नोट पेड, अभी तक इम्पोर्ट ड्यूटी पे नहीं की है, उसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया, गुड्स ट्रांसफर द गुड्स इन द बॉन्डेड वेयर हाउस में उन गुड्स को ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट बिल ऑफ एंट्री है और वो है एक्स बॉन्डेड, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इसका मतलब क्या है कि ये बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, देख बिल ऑफ एंट्री क्या है, ये डॉक्यूमेंट है एक तरीके का जो किस कलर का हो सकता है, या तो येलो कलर का या व्हाइट कलर का और या फिर ग्रीन कलर का हो सकता है। ग्रीन कलर का बिल ऑफ एंट्री उस टाइम पर फिल किया जाता है जब बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे हुए सामान की, रखे हुए गुड्स की अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीवरी ले रहे हैं। तो एक्स बॉन्डेड बिल ऑफ एंट्री ग्रीन कलर का ये डॉक्यूमेंट होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें फिल की जाती है। डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम बॉन्डेड वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स की जब हम डिलीवरी लेना चाहते हैं उस टाइम पर हम एक्स बॉन्डेड बिल ऑफ एंट्री को तैयार करते हैं। और ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। तो ये कलर आप ध्यान रखना, एक्स बॉन्डेड बिल ऑफ एंट्री ग्रीन कलर का फॉर्म होता है। जब हम वेयर हाउस में गुड्स रख रहे हैं उस टाइम पर जो बिल ऑफ एंट्री तैयार करते हैं वो होता है येलो कलर का। और जो होम कंजम्पशन के लिए हम बिल ऑफ एंट्री फिल करते हैं होता है वो होता है व्हाइट कलर। तो बिल ऑफ एंट्री अपना काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नेक्स्ट पॉइंट है बिल ऑफ साइट। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ साइट का मतलब क्या है, देखो
एक डॉक्यूमेंट अपन तैयार करते हैं, बिल ऑफ एंट्री। ये कौन तैयार करता है? बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट तैयार करता है इंपोर्टर या फिर इंपोर्टर के बिहाफ पर क्लियरिंग एजेंट। बिल ऑफ एंट्री के अंदर ये एक पेपर होता है एक तरीके का, ये एक तरीके का एक स्लिप है, एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है, जिसके अंदर कुछ ब्लैंक कॉलम होते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इंपोर्टर को या फिर इंपोर्टर के बिहाफ पर क्लियरिंग एजेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन, कितनी क्वांटिटी का गुड्स आ रहा है, कितनी अमाउंट का है, कितना उसका वेट है, क्या उसकी प्राइस और किस कंट्री से हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन इंपोर्टर को या फिर इंपोर्टर के बिहाफ पर जो काम करने वाला पर्सन यानी क्लियरिंग एजेंट है, अगर उसको ये इंफॉर्मेशन पता है तो वो तैयार करते हैं बिल ऑफ एंट्री। अगर इनमें से कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो इंपोर्टर को नहीं पता, तो बिल ऑफ एंट्री की जगह पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं बिल ऑफ साइट। जब बिल ऑफ एंट्री की पूरी इंफॉर्मेशन इंपोर्टर को या फिर क्लियरिंग एजेंट को ना हो, तब तैयार किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ साइट बोलते हैं। यानी बिल ऑफ एंट्री की जगह पर अगर बिल ऑफ एंट्री तैयार नहीं किया, क्यों तैयार नहीं किया? क्योंकि इसके अंदर तो काफ़ी इंफॉर्मेशन फिल की जाती है। अगर वो इंफॉर्मेशन इंपोर्टर के पास नहीं है तो उसकी जगह पर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, एक डॉक्यूमेंट फिल किया जाता है, उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बिल ऑफ साइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछने के चांसेस हैं, नोट करें। नेक्स्ट है डॉक वारंट क्या होता है? देखो डॉक वारंट क्या है कि शिपिंग कंपनी से गुड्स आया। शिपिंग कंपनी क्या है? जहाज से यूएसए से गुड्स चला और यूएसए से चलता चलता सी वे से कहाँ आ गया? इंडिया के अंदर आ गया। शिपिंग कंपनी गुड्स को लेके आई और गुड्स को कहाँ रख दिया? गुड्स को रख दिया बॉन्डेड वेयर हाउस में। क्यों रख दिया बॉन्डेड वेयर हाउस में? क्योंकि हमने क्या नहीं पे किया? कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी, हमने डॉक चार्जेस थे उनकी पेमेंट नहीं करी। अब गुड्स रखे हुए बॉन्डेड वेयर हाउस में, जिस दिन इंपोर्टर गुड्स के ऊपर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को पे कर देगा और जितने भी डॉक चार्जेस हैं, जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं, उन सब की पेमेंट कर देगा, उस दिन वेयर हाउस से अपने गुड्स की डिलीवरी ले लेगा। लेकिन जब तक गुड्स शिपिंग कंपनी से उतार करके हमने कहाँ रख दिए? वेयर हाउस में रख दिए। तो वेयर हाउस का जो ऑफिसर है, बॉन्डेड वेयर हाउस का जो ऑफिसर है, वो ऑफिसर एक डॉक्यूमेंट देता है, एक रिसिप्ट देता है, एक रसीद देता है, उस रसीद को हम डॉक वारंट बोलते हैं। तो बॉन्डेड वेयर हाउस के द्वारा इंपोर्टर को या फिर क्लियरिंग एजेंट को जो रसीद दी जाती है, जो रिसिप्ट दी जाती है, उस रिसिप्ट को डॉक वारंट बोलते हैं। वो रिसिप्ट क्या बोलती है कि ये क्वांटिटी का, इतनी अमाउंट का, इतने वेट का गुड्स बॉन्डेड वेयर हाउस में रखा हुआ है। तो डॉक वारंट एक क्या है? एक रसीद है जो बॉन्डेड वेयर हाउस के ऑफिसर्स के द्वारा क्लियरिंग एजेंट या फिर इंपोर्टर को क्या किया जाता है? दे दी जाती है ये रिसिप्ट। रखा क्यों जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस में गुड्स को? क्योंकि अभी तक हमने कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी, हमने जो अदर चार्जेस थे उनकी पेमेंट नहीं करी। अब नेक्स्ट है रेलवे रिसिप्ट। आरआर रिसिप्ट भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? आरआर यानी रेलवे रिसिप्ट। अगर बॉन्डेड वेयर हाउस में रखे हुए गुड्स की हमने इंपोर्ट ड्यूटी पे कर दी और उसके पास अदर जो भी कस्टम ड्यूटी, जो भी अदर चार्जेस, सब की पेमेंट करने के बाद हमने गुड्स को लोड किया है रेल में, यानी अगर रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम गुड्स को कहाँ से? बॉन्डेड वेयर हाउस से, यानी हम कहाँ से? बंदरगाह से कहाँ लेके जा रहे हैं? उसको लेके जा रहे हैं इंपोर्टर के गोडाउन तक। तो उसके लिए हमने अगर रेलवे से लेके जा रहे हैं, रेल ट्रांसपोर्ट से लेके जा रहे हैं, तो रेल को गुड्स में रखने के रिगार्डिंग जो आपको स्लिप दी जाती है कि हमारी रेल के अंदर इतना गुड्स और इतनी क्वांटिटी का, इतनी अमाउंट का गुड्स रखा हुआ है, उस रसीद को क्या बोलते हैं? रेलवे रिसिप्ट बोलते हैं। रेलवे रिसिप्ट को ये क्लियरिंग एजेंट ले जाकर के किसको दे देगा? इंपोर्टर को दे देगा कि ये लो इंपोर्टर भाई साहब, ये तो मैं रेल ट्रांसपोर्ट से आपका गुड्स लेके आया हूँ, ये लो ये गुड्स की रिसिप्ट ले लो, आरआर रिसिप्ट लो, ये आपका गुड्स लो और मुझे मेरा कमीशन दे दो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि इंपोर्ट ट्रेड के अंदर यूज होते हैं। अब एक इधर मैंने वर्ड लिखा है डीमर्ज। अब इस डीमर्ज वर्ड का मतलब क्या है? ये पेपर में पूछा जा चुका है। डीमर्ज वर्ड क्या होता है? डीमर्ज वर्ड क्या होता है? ये एक तरीके का फाइन होता है। अब ये फाइन लगाता कौन है, लगता किसके ऊपर है? डीमर्ज क्या है? डीमर्ज पहली बात देखना कि ये एक तरीके का फाइन होता है। देखो ये था, मान लो यूएसए से गुड्स आया और गुड्स कहाँ आया? गुड्स आया इंडिया के अंदर। यूएसए से गुड्स आया इंडिया के अंदर। जब इंडिया के पोर्ट के ऊपर गुड्स आया और हमने गुड्स की क्या कर दी? मान लो
कस्टम ड्यूटी भी पे कर दी, कोई अदर चार्जेस थे, डॉक चार्जेस, वो भी पे कर दी, लेकिन फिर भी हमने उस गुड्स को जहाज से उतारा और उतार करके इधर साइड में लगा दिया। इधर साइड में हमने पोर्ट के ऊपर ही, उस बंदरगाह के ऊपर ही हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अपने गुड्स को रख दिया। यहाँ पर ये रखा हुआ है इम्पोर्ट किया हुआ गुड्स, तो क्या यहाँ पर जो स्पेस था वो खत्म नहीं हो गया? तो बंदरगाह के ऊपर रखे हुए गुड्स के लिए आपने क्या है, सब कुछ ड्यूटी पे करने के बाद भी अगर आप यानी इंपोर्टर गुड्स की डिलीवरी नहीं लेता है तो इंपोर्टर के ऊपर एक फाइन लगाया जाता है, इंपोर्टर के ऊपर एक चार्ज लगाया जाता है। उस फाइन को क्या बोलते हैं? डीमर्ज बोलते हैं। यानी डीमर्ज एक तरीके का फाइन है और वो फाइन तब लगाया जाता है जब इंपोर्ट किए हुए गुड्स को इंपोर्टर के द्वारा डिलीवरी नहीं ली जाती है। हालांकि वो कस्टम ड्यूटी भी पे कर चुका है, वो अदर जो डॉक चार्जेज हैं उनको भी पे कर चुका है, लेकिन फिर भी उसने अपने गुड्स को जहाजी कंपनी से लिया और लेने के बाद में कहाँ रख दिया? उधर ही पोर्ट के ऊपर अपने गुड्स को रख दिया। तो इधर स्पेस खराब हो गया ना। इसकी वजह से यहाँ उसके ऊपर जो चार्ज लगता है, इंपोर्टर के ऊपर जो चार्ज लगता है, जो फाइन लगता है, उस फाइन को क्या बोलते हैं? डीमर्ज बोलते हैं। ये ध्यान रखना। अब आप बोलोगे कि क्या पता कस्टम ड्यूटी पे करी या नहीं करी। अगर वो कस्टम ड्यूटी पे नहीं करता ना तो गुड्स को ऐसे नहीं रखते। गुड्स कहाँ जाता? गुड्स जाता बॉन्डेड वेयर हाउस में। उसने खुद डिलीवरी ली आके, उसने शिपिंग कंपनी से खुद डिलीवरी ले लिया आकर और सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, सारे डॉक्यूमेंट फुलफिल हैं, सारे जितने भी चार्जेस थे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, सब पे कर चुका है। लेकिन क्या है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर रख दिए कि मैं 10 दिन बाद इसको 10 दिन के बाद मैं अपने आप ले जाऊंगा इस गुड्स को। नहीं, ऐसे नहीं होता भैया। अगर गुड्स लिए हैं तो आपको अभी डिलीवरी लेनी होगी इसकी, अभी अपने ट्रांसपोर्ट के थ्रू इसको लेके जाओ, चाहे रेलवे हो, ट्रक हो, कुछ भी हो आपका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ से इस गुड्स को उठाओ। तो यहाँ पर यानी बंदरगाह पर जो रखा हुआ गुड्स है उसके ऊपर जो चार्ज लगाया जाता है उस चार्ज को क्या बोलते हैं? डीमर्ज बोलते हैं। पे बाय इंपोर्टर या फिर क्लियरिंग एजेंट या इंपोर्टर के द्वारा ये चार्ज पे किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने काफ़ी शानदार तरीके से इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर को कंप्लीट किया, साथ में इंपोर्ट ट्रेड में यूज होने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट को भी डिस्कस किया है। और एक वर्ड ध्यान रखना, डीमर्ज वाला। दिस टॉपिक इज फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? अभी हमने क्या किया है? इंपोर्ट ट्रेड की प्रोसीजर। नेक्स्ट में हम देखेंगे एक्सपोर्ट ट्रेड की क्या तो प्रोसीजर है और क्या उसमें डॉक्यूमेंट यूज होते हैं। एंड थैंक यू।